हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आइए देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। बहुत ज़माना पहले का नोट्स है, तो आप लोग मजाक नहीं बनाएंगे इसका। ठीक है, चलिए आइए, जितना जल्दी जल्दी हो जाएगा। मेन चीज़ देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। करंट इज इक्वल टू क्यू बाई टी, सबको पता होता है। एवरेज करंट मतलब टोटल करंट बाई टोटल टाइम। और इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब डी क्यू बाई डी टी। अगर चार्ज देगा टाइम का फंक्शन, है ना, चार्ज अगर टाइम का फंक्शन देगा और आपको कहेगा करंट निकालने के लिए, तो डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, बात खत्म। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में एक आध को दे सकता है, जैसे क्यू बराबर मान लीजिए टी स्क्वायर दे देगा, तो आप डी क्यू बाई डी टी ऐसे, और ये करंट हो जाएगा, और इसको कर देंगे 2t। अगर टी का वैल्यू कुछ दे दिया 1 सेकेंड 2 सेकेंड, तो उसको इसमें पुट करके एम्पियर में आंसर लिख देंगे। एक एम्पियर में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? तो भाई एक एक कूलम पर सेकंड होता है ना एम्पियर। एक एम्पियर कितना होता है? एक कूलम पर सेकंड। एक कूलम में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन था। एम्पियर में खाली पर सेकंड लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पहले ही है कि कंडक्टर्स कैरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डूइंग रैंडम मोशन, है ना, बट वी डोंट फील करंट इन इट व्हेन डिस्कनेक्टेड टू सोर्स। जब सोर्स से डिस्कनेक्टेड होता है तो ऐसा क्यों होता है? एक लाइन में आंसर याद रखना है। एक लाइन में आंसर क्या याद रख लेना है? देखो देखो देखो, आंसर लिखा हुआ है, बिकॉज एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। एवरेज वेलोसिटी इनसाइड द कंडक्टर, रैंडम मोशन के समय एवरेज वेलोसिटी जो होता है इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है? हमारा जीरो होता है। चलो अगला, इलेक्ट्रॉन इज मूव अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करेंट, है ना। ये तो मतलब एक नोट पॉइंट मान के चलो, है ना, ये सबको पता भी है, ये बेसिक बेसिक बात है। आउटसाइड द बैटरी, बैटरी के बाहर करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, और अंदर में क्या होता है? निगेटिव से पॉजिटिव। ये सब सिंपल सिंपल बात है, ये पता होगा। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी होता है, और ये एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है ना। माइक्रोस्कोपिक नहीं है, ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलो इतना क्लियर है। आइए इधर, तो है ना, वही बात लिखा हुआ है कि करंट का डायरेक्शन आउटसाइड द बैटरी क्या है? पॉजिटिव टू निगेटिव। लेकिन अंदर में क्या होता है? इनसाइड द बैटरी पूछ लेगा तो बैटरी डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है? निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, है ना। अरे बैटरी ऐसे है, अगर इसके अंदर एक एनोड है और एक कैथोड है, मान लो एक निगेटिव वाला है और एक पॉजिटिव वाला है अगर, ठीक है, तो ध्यान रखना कि ध्यान क्या रखना, ये अगर एक सेल है तो इस तरह से यहाँ पर एनोड है मान लो, और ये यहाँ पे ऐसे कैथोड है। देखो ये सेल है, ये सेल है, तो अगर सेल खुद का रहेगा ना, तो इसके अंदर मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। इसके अंदर क्या हो रहा होगा? केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। तो अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो एनोड निगेटिव बनता है, याद रखना। एनोड क्या होता है? निगेटिव। इसमें कन्फ्यूजन नहीं पालना। एनोड क्या होता है हमारा? निगेटिव होता है, और कैथोड पॉजिटिव होता है। अगर खुद ऐसा है, खुद कहने का मतलब कि यहाँ ये इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करेगा, है ना, एक रेजिस्टेंस या बल्ब यहाँ पे लगा हुआ है, तो एनोड निगेटिव और कैथोड पॉजिटिव रहेगा। यही उल्टा अगर कर दे, यही उल्टा कर दे कि बैटरी हम लगा दें और इस सेल में एक केमिकल रिएक्शन कराने दें, दो एनोड लगा के, ठीक है। तो अब जब बैटरी, देखो पॉजिटिव से जिसको जोड़ोगे, लेफ्ट साइड में हमेशा एनोड ही रहता है, तो इस बार पॉजिटिव से एनोड जोड़ा गया तो एनोड पॉजिटिव हो गया। समझ में आ रहा होगा? बैटरी लगा के केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो तो एनोड पॉजिटिव। ठीक है, ये सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट याद होगा थोड़ा बहुत। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कन्फ्यूजन नहीं है कि एनोड निगेटिव होता है कि पॉजिटिव। एनोड निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर हम अपने सेल से बल्ब जला रहे हैं तो एनोड निगेटिव। लेकिन हम हम अपने सेल में, है ना, किसी दूसरे सेल के हेल्प से रिएक्शंस करवा रहे हैं। अरे जैसे मोबाइल में, ये समझो तुम्हारा मोबाइल का बैटरी है, ये तुम्हारे मोबाइल का बैटरी है, तो जब चार्ज में लगा दिए, तो बाहर से चार्ज में लगा दिए, तब तुम्हारा एनोड पॉजिटिव हो गया और कैथोड निगेटिव हो गया। लेकिन अभी देखो क्या हो रहा है, जब तुम्हारा मोबाइल चार्ज में नहीं है, मोबाइल का कुछ फंक्शन करना है ना, कुछ चलाना है, व्हाट्सएप चलाना है, फेसबुक चलाना है, तो अब तुम्हारे बैटरी का यूज हो रहा होगा, तो इस समय एनोड निगेटिव है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखो। करंट कैरिंग वायर इज नॉट कॉल्ड चार्ज वायर। करंट कैरिंग वायर को चार्ज वायर नहीं कहा जाता है, क्योंकि फ्लो ऑफ करंट के समय एट एवरी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर नेट पॉजिटिव चार्ज रिमेन्स इक्वल टू नेट निगेटिव चार्ज, दैट इज न्यूट्रलिटी मेंटेन्स एट एवरी क्रॉस सेक्शन। याद रखना, करंट कैरिंग वायर चार्ज वायर नहीं कहलाता है, याद रहेगा। अरे भाई, अगर कोई अगर कोई तुम्हारे पास ये है, क्या बोलते हैं उसको, रुको समझाते हैं इधर। कोई तुम्हारे पास, अरे बहुत ज़्यादा नोट है रे। अगर कोई तुम्हारे पास क्या है, ये सब क्या हो रहा है, छोड़ो, अभी ये सब करने का टाइम नहीं है ना। समझ लो कि क्या होता है जो,
ठीक है ना। ये बहुत सारा चीज़ पढ़ना है तो आप देख सकते हैं, टाइम तो लगेगा। तो याद रखना है कि करंट फ्लो होता है तो खाली इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाता है। नेट इलेक्ट्रॉन ना कम होता है ना ज़्यादा है। चार्ज होने के लिए इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी इटसेल्फ इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो करंट फ्लो थ्रू इतना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड होगा उसी स्पीड से करंट फ्लो करता है। एज बी ऑफ द स्विच, जैसे हम स्विच बंद करते हैं सर्किट, करंट वैनिजेस, करंट खत्म हो जाता है ना, बल्ब जलाया ऑफ, स्विच ऑफ किए, बल्ब ऑफ हो गया, तुरंत होता है। एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट न्यूट्रलिटी मेंटेन होता है। सो इलेक्ट्रिक इम्पल्स बिकम्स जीरो, है ना। इलेक्ट्रिक का इम्पल्स मतलब ये बिजली का जो झटका है वो जीरो हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। करंट डेंसिटी को जे वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट डेंसिटी अगर नहीं दिख रहा है तो हम लिख देते हैं करंट डेंसिटी जे वेक्टर है ना। जैसे ही वेक्टर लगा दी तो सबसे पहला बात कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। देखो करंट माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होता है और करंट डेंसिटी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होता है इनसाइड द कंडक्टर। करंट इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। सिंपल ये बात तुम लिख के आ जाना। करंट डेंसिटी के बारे में 2 नंबर में लिखने के लिए आता है, तो याद रखना करंट डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई जे वेक्टर, ऐसे लिख देना। फिर इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी लिख देना। इट इज ए माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर लिख देना। माइक्रोस्कोपिक करंट डेंसिटी है, ठीक है। इसलिए आगे हम देखेंगे माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी देखते हैं, तो उसमें इसी का हेल्प लेते हैं। फिर इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, जे बराबर आई बाई ए। आई को जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी लिखते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। अब जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखते हैं, अगर छोटा सा एरिया कहीं डी एस लिए हैं, जैसे फ्लक्स वलक्स लिखते हैं उस तरह से सोचो। अगर एरिया डी एस है और जे वेक्टर का डायरेक्शन इधर है तो करंट देंगे हम लोग, जैसे जे डॉट ए था ना, जे डॉट ए था। मान लो एरिया अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म एरिया के लिए डी एस या डी ए बोल दो, जे डॉट डी एस का इंटीग्रेशन करेंगे तो करंट मिल जाएगा। तो इतना सारा चीज़ आप लिख सकते हैं, है ना। तो ये जो चीज़ लिखते हैं ना, ये काम करना पड़ेगा नॉन यूनिफॉर्म एरिया के लिए। किसके लिए करना पड़ेगा? नॉन यूनिफॉर्म एरिया के लिए ये वाला काम करना पड़ेगा। नहीं तो यूनिफॉर्म एरिया, ये तो एक्चुअल में जो डायग्राम बना हुआ है ये तो अभी यूनिफॉर्म एरिया का ही है, लेकिन फिर भी समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एक छोटा सा समझा दिए हुए हैं। आइए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें कुछ थ्योरी लिखना है। क्या लिखना है कि ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट इलेक्ट्रॉन कोलाइड विथ पॉजिटिव आयंस एंड लूज देयर वेलोसिटी, battery again pull the electron and it accelerate and again collide with the and this process remains collide, है ना। यहाँ पे देख रहे होंगे कि बहुत सारा पॉजिटिव आयंस है, यहाँ पे बहुत सारा क्या है, यहाँ पे एक साथ बना लिए हैं बहुत सारा पॉजिटिव आयन। ये देखो निगेटिव है ना, निगेटिव इलेक्ट्रॉन को धक्का मार के यहाँ पहुँचाया होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा, टकराया पॉजिटिव से, फिर थोड़ा देर आया, फिर यहाँ पे टकराया, फिर टकराया, फिर टकराया, इस तरह से टकरा टकरा के इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब आप देखो कि बैटरी को जो बैटरी से जब आप इस कंडक्टर को किए हुए हो तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अगर इसका लेंथ अगर एल है और अगर भी पोटेंशियल डिफरेंस है तो आपको ये रिलेशन भी याद होगा कि ई बराबर क्या होता है, वी बाई एल। यहीं से ना वोल्ट पर मीटर यूनिट आता है जी। तो देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज नॉट ऑलवेज जीरो। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं ना कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अगर कंडक्टर है तो हम इसको किसी चीज़ से जोड़े थोड़े हुए हैं, तभी इस समय इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन यही अगर कंडक्टर को हम बैटरी से जोड़ दिए हैं, बैटरी से जोड़ दिए हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। तो हमेशा जी पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर ऑलवेज जीरो, तो बोलेंगे फॉल्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक करके पूछेगा तब बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, ठीक है। बोल देगा किसी बैटरी से कनेक्टेड है तब नहीं। बैटरी का काम होता है एनर्जी देना। बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी का काम होता है एनर्जी। अरे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पॉजिटिव से आयन से टकराने के बाद तो उसका एनर्जी खत्म होगा ना, तो फिर बैटरी को ही तो एनर्जी देना होगा, इसीलिए तो बैटरी पे डिस्चार्ज भी होता है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर की तरह है ना, यहाँ से एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन गया और ये पॉजिटिव आयन को दे दिया, फिर बैटरी यहाँ से एनर्जी दिया इलेक्ट्रॉन को, बोला कि चल फिर से चल, फिर आगे बढ़ाया इस तरह से, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन इस तरह से फ्लो किया। देखो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये है ये, तो करेंट का डायरेक्शन देखो क्या हो गया, करंट का डायरेक्शन देखो क्या हो गया, करंट का डायरेक्शन देखो क्या हो गया, करंट का डायरेक्शन देखो इधर बना हुआ है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट एक डायरेक्शन में, ठीक है। आइए हम लोग सिंपल जानते हैं कि एफ बराबर क्यू इंटू ई होता है। एफ बराबर क्या होता है, क्यू इंटू ई। वहाँ से इलेक्ट्रॉन पे निकालना है तो ई इंटू ई रख दिए। फोर्स बराबर न्यूटन सेकेंड लॉ से मास इंटू एक्सेलरेशन भी जानते हैं, इसको बराबर किए, यहाँ से ए बराबर ई बाई एम निकाल लिए। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज कर लिए, यू
प्लस 80। भाई पहले ही बताया ना कि यू एवरेज जो होता है ना, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो यू एवरेज होता है ये क्या होता है मेरे पास, जीरो होता है, ध्यान रखो। तो यू एवरेज यहाँ पर जीरो ले लेते हैं, तो v बराबर ए प्लस, ये शॉर्टकट तरीका है आंसर याद रखने का, है ना। और टी के जगह पे यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम का यूज कर लो, और ई के जगह पे वो यूज कर लो, इस एवरेज वेलोसिटी को ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। तो आओ इसमें पर कुछ कुछ देखते हैं। इसमें देखो एवरेज है ना, हर चीज़ में एवरेज लगा देना है। एवरेज टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, जो दो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन हो रहा था उसके बीच का एवरेज टाइम जो लगेगा किससे, पॉजिटिव आयन से, उसको रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे, और टाउ उसका सिंबल होगा। तो देखो वी एवरेज बराबर ए टाउ हो गया, एक्चुअल में वी एवरेज है ना, लिख सकते हैं। तो टाइम की जगह टी की जगह टाउ लगा दी, एक्चुअल में ये टाउ क्या है, तो अलग अलग जो टाइम होगा ना, अलग अलग जो टाइम होगा उस सब का एवरेज है। मान लो T1, इसे लिख भी देना एग्जाम में, T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 प्लस Tn डिवाइड बाई एन, ये है रिलैक्स, ये वाला एक्सप्रेशन ऐसे करके लगा के बॉक्स में लिख देना। पहले डेफिनेशन लिख देना, उसके बाद ये लिख देना, तब ये वाला इक्वेशन यूज कर लेना। तो ई बाई एम टाउ, रिलैक्सेशन टाइम इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम डिफरेंट होता है, ये भी आप लिख सकते हैं एग्जाम में। तो देखो ये बात जैसे ही लिखे कि हर रिलैक्सेशन टाइम डिफरेंट इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट होगा, देखो V1 इज इक्वल टू क्या हो गया, ई बाई एम टाउ वन, यहाँ पे T1 T2 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, V2 बराबर ई एम बाई टी टाउ टू, इस तरह से डॉट 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 Vn तक चलेगा। जब सबको जोड़ दिए तो जो एवरेज वेलोसिटी बनेगा उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे, यही हमारा क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, यही हमारा क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सारा टाइम को जोड़ लिया है ना, यहाँ पर T1 T2 लिख सकते थे, है ना, यहाँ पर T1 T2, क्योंकि अभी उधर लिख देंगे T, तो ये T1 T2 T3 डॉट 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 Tn का एवरेज जो है, ये हम लोग यहाँ पे जनरली टाउ लिख लिए हैं, ये वाला टाउ। तो Vd का फॉर्मूला आप लोग को याद हो गया, ई बाई एम टाउ। जो ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो ऑर्डर होता है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड का होता है ना, 4 -4 -5 इस तरह का चीज़ रहेगा, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर है, बहुत कम है, यानी कि स्पीड बहुत कम है, याद रखना ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम है। रैंडम मोशन जो पहले हो रहा था ना, देखो रैंडम मोशन का एवरेज जीरो बोल देना, जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन था तुम्हारा कि एवरेज, ये है एवरेज वेलोसिटी, लेकिन एवरेज नहीं बोल के खाली स्पीड पूछ लेगा, अगर रैंडम मोशन में अगर स्पीड पूछ लेगा, स्पीड, तो स्पीड जीरो मत कर देना, स्पीड 10⁵ के ऑर्डर का होता है मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 लाख याद रखो, 10⁵, 10⁴, 10⁶, लेकिन प्लस में होगा। तो देखो यहाँ लिखा हुआ ना, थर्मल वेलोसिटी, मतलब पहले सोर्स से कनेक्ट नहीं करोगे तो थर्मल वेलोसिटी, उसी के कारण तो रैंडम मोशन था। थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 10⁵ है कि नहीं, और एक्चुअल में ये वेलोसिटी नहीं, इसको एक्चुअल में स्पीड बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, स्पीड। बट कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रॉन करंट इज जीरो, क्यों, इसका करंट क्यों नहीं बन रहा था, क्योंकि अभी ये चीज़ रैंडम मोशन हो रहा था, रैंडम मोशन की वजह से करंट नहीं बनता है, रैंडम मोशन की वजह से करंट नहीं बनता है। इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन से बार बार कोलाइड हो रहा है ना, इसी को कहते हैं ड्रिफ्टिंग, इसको क्या कहते हैं, ड्रिफ्टिंग, ठीक है। तो ड्रिफ्टिंग की वजह से करंट मिलता है, इलेक्ट्रॉन जब ड्रिफ्ट करता है, इलेक्ट्रॉन जब ड्रिफ्ट करता है करंट हमको तब मिलता है, याद रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इन स्पाइट ऑफ वेरी लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर अभी अभी बताया था -10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, फिर भी हम लोग को कंसिडरेबल है ना, नहीं दिख रहा होगा, कंसिडरेबल है, कंसिडरेबल करंट थ्रू द कंडक्टर एक्सप्लेन इट। हम बहुत एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आया हुआ है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो बहुत कम है, तो इसका पीछे कारण क्या है, देखो आई बराबर जानते हैं Q/T, सबको पता है Q बराबर क्या होता है, NE/T। तो ये देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से इस नंबर के वजह से करंट हमको ज़्यादा मिलने लग जाता है, ठीक है। स्पीड तो भले कम है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, वो ज़्यादा है। तो इट इज़ ड्यू टू द लार्ज कंसंट्रेशन बोल दो, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर, नहीं बोलता है बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, तो वही लिखा हुआ है यहाँ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो भाई ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम, भाई टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन जल्दी जल्दी होगा ना, तो याद रखना कोलिजन ही कारण है रेजिस्टेंस का कंडक्टर में, कोलिजन, तो कोलिजन जल्दी जल्दी होगा, तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर कोलिजन फास्ट होगा, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, दैट्स वाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीजेज टाइम, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के तो फॉर्मूला में क्या था, ई बाई एम टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो रिलैक्सेशन टाइम अगर घटेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगा, घट जाएगा। याद रखना टेम्परेचर बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, घट जाता है। एक फार्मूला होता है
कि CRMS इज इक्वल्स टू, याद नहीं भी रहेगा तो याद रहेगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेमडा अपॉन में टाउ। इसको कहते हैं मीन फ्री पाथ। अरे मीन फ्री पाथ टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस चला होगा ना, है ना, डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। तो भाई डिस्टेंस ही ना, तो डिस्टेंस बाई टाइम स्पीड होता है कि नहीं, तो ये रूट मीन स्पीड है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो होता है रूट अंडर टेम्परेचर का फंक्शन होता है। बस देखते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम पहली बार वाला चीज़ देख रहे हो तो बस एक नज़र तुम्हारे पास आ गया। अरे डिस्टेंस बाई टाइम स्पीड होता है, बात खत्म, इसको CRMS का दिए। अब देखो एक्सप्रेशन निकालना है, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट एंड रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले याद रखो कि स्मॉल एन मान लेना है एक नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, और VD को मान लेना ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एरिया इंटू वेलोसिटी करने से क्या मिलता है, यहाँ समझाए हुए हैं, देखो समझाया क्या हुआ है, हम खुद के लिए समझे हुए थे वहाँ की। एरिया इंटू वेलोसिटी करने से क्या होगा, एरिया को करेंगे तो मीटर स्क्वायर है, वेलोसिटी करेंगे तो मीटर पर सेकंड, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब पर सेकंड हो गया कि नहीं, तो वॉल्यूम पर सेकंड एक्चुअल में हो गया। तो वॉल्यूम पर सेकंड करना है तो एरिया इंटू वेलोसिटी कर दो। वॉल्यूम पर सेकेंड को अगर लिखना है तो ये एरिया इंटू वेलोसिटी तुम लिख सकते हो। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या माने हुए हैं, पर यूनिट वॉल्यूम ही ना माने हुए हैं, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब ऐसे समझो कि 1 मीटर क्यूब में कितना इलेक्ट्रॉन है, ऐसे माने हुए। तो 1 मीटर क्यूब में n है, तो 10 मीटर क्यूब में कितना होगा, 10n हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू कंडक्टर इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में निकाल लिया कितना इलेक्ट्रॉन पास हुआ है। तो भाई देख, एरिया इंटू वेलोसिटी क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, और पर यूनिट वॉल्यूम है, तो एरिया इंटू वेलोसिटी करने का मतलब वॉल्यूम पर सेकेंड, कहने का मतलब 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम, तो 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम, 1 सेकेंड में एन एन 1 सेकेंड में वॉल्यूम मतलब कितना है, A इंटू VD है। तो पर यूनिट 1 मीटर क्यूब में नंबर कितना है, n है, तो V वॉल्यूम में कितना हो जाएगा, n इंटू V, यही तो V हम A इंटू D बोल रहे हैं, यही तो A इंटू D बोल रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू कंडक्टर इन 1 सेकेंड लिख देना NaVD, क्या लिख देना, NaVD। तो 1 सेकेंड में अगर NaVD है तो इन T सेकेंड क्या हो जाएगा भाई, 1 सेकेंड में अगर NaVD है तो T सेकेंड में NaVD T का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये टोटल नंबर निकल के आ गया, तो कैपिटल N हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, कैपिटल N हमारा क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से जानते हैं Q बराबर एन ई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से जानते हैं Q बराबर एन ई, तो Q बराबर क्या हो गया, NeAVD इंटू टी। अब करंट इज इक्वल्स टू जानते हैं Q बाई टी, तो NeVDA सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखना। I इज इक्वल्स टू NeAVD, ये भी याद रख सकते हो, NeAVD, I इज इक्वल्स टू NeAVD, और VD हम लोग याद रख लिए हैं E बाई एम टाउ, और ई की जगह पर V/L भी जानते हैं। तो ये सब फार्मूला का यूज करके इधर उधर कहानी बना सकते हैं। एक फार्मूला जानते हैं, करंट डेंसिटी क्या होता है, J इज इक्वल्स टू करंट बाई एरिया होता है। तो भाई पहले ही देखो ना, करंट तो यहाँ निकाल ही लिए हो, यहाँ एरिया है, एरिया नीचे ले आए तो इसमें बच गया NeVD, तो J बराबर क्या हो गया, NeVD हो गया। यहाँ पे देखो VD के जगह ये वाला फार्मूला रख दिए, तो जैसे ही VD के जगह रखे फार्मूला, तो J बराबर क्या हो गया, Ne² टाउ बाई एम, है ना, J बराबर क्या हो गया, Ne² टाउ बाई एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, हो गया कि नहीं। तो बाकी जो ये चीज़ बचा ना, जे भी वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, बाकी जो चीज़ बच गया उसको हम कह दिए सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी को कहा जाता है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, या फिर वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो ये वाला चीज़ आके दिखा देना एग्जाम में, बहुत सिंपल नहीं है, अरे बहुत सिंपल है। ये वाला डेरिवेशन तुमको अलग से पूछ सकता है, और ये डेरिवेशन नहीं पूछेगा तो ऐसे पूछ लिया, ठीक है। और जहाँ पर सिग्मा को क्या कहते हैं, तो सिग्मा को कंडक्टिविटी कहते हैं, सिग्मा का ये वाला फॉर्मूला एकदम रट लो, Ne² टाउ बाई एम, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, Ne² टाउ बाई एम, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, Ne² टाउ बाई एम। भाई कंडक्टिविटी के उल्टा रजिस्टिविटी होता है, रजिस्टिविटी रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये 1/सिग्मा होता है। तो अगर सिग्मा याद रहेगा तो रजिस्टिविटी इसका उल्टा कर दो, यानी कि रजिस्टिविटी क्या होगा, M/में Ne² टाउ। और रजिस्टेंस का फॉर्मूला 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहा होगा, ρL/A। तो अगर इसमें तुम रो वाला ये वाला वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो रेजिस्टेंस भी निकल गया, तो एक साथ सारा चीज़ निकल जाएगा, है ना। ये यहाँ पुट कर रहे हैं तो ml/ में Ne² टाउ, और ये तो रेजिस्टेंस भी आ गया कि नहीं, हो गया सिंपल। व्हाट एक क्वेश्चन है ना, कि कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अगर अप्लाइड है अक्रॉस टू कंडक्टर, और कभी पोटेंशियल डिफरेंस वाला क्वेश्चन अगर आया तो ऐसे E बराबर V/L भी पुट कर देना। तो व्हाट हैपन टू J, V, D, E एंड R,
अगर एरिया आधा किया जाएगा, लेंथ आधा किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये खुद से ट्राई करो। अरे खुद से क्या ट्राई करोगे, अभी हम बता देते हैं। क्या बोल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, तो जे वी डी और ई आर में क्या होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर कांस्टेंट है, देखो तो ई बराबर वी बाई एल में वी कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है तो वी कांस्टेंट है तो क्या होगा, पहले तो पूछा है किसके बारे में, जे के बारे में, तो जे बराबर तो क्या होता है आई बाई ए, जे बराबर क्या होता है आई बाई ए। तो एरिया को अगर आधा करेंगे तो जे क्या होगा, दुगना नहीं हो जाएगा, ये दुगना हो जाएगा। और लेंथ को अगर आधा करेंगे, देखो वी कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है लेकिन वी कांस्टेंट है लेकिन लेंथ को अगर आधा करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो गुना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पूछेगा अगर, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डबल होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ऐसा समझ में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डबल हो जाएगा। अच्छा यहाँ देखो, रेजिस्टेंस में लेंथ और एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर लेंथ को आधा करो और एरिया को भी आधा कर दो, मतलब एक बार एरिया को आधा करोगे, एरिया आधा करोगे तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, लेंथ को आधा करोगे तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेकिन रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जब 10th क्लास का चीज़ है रे, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन हो गया। आ जाओ इधर, क्वेश्चन हालांकि ज़्यादा पूछता भी नहीं। ओम्स लॉ अगर पूछेगा तो 10th क्लास में क्या लिखते थे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग टू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। क्रॉसिंग है, क्रिस्टलाइन लग रहा होगा, क्रॉसिंग, ठीक है, क्रॉसिंग अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर लिखना चाहिए। फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, देखो कोई भी कंडीशन अगर लग जाता है ओम किसी भी लॉ में तो वो लॉ यूनिवर्सल नहीं होता, याद रखना, ओम्स लॉ इज नॉट यूनिवर्सल लॉ। तो वी आई ग्राफ इन ओम्स लॉ ये स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू करंट एक्सिस, मतलब कि अगर तुमको वी आई ग्राफ बनाना होगा तो वी यहाँ बनाना, आई यहाँ बनाना, इंक्लाइंड टू करंट एक्सिस का मतलब कि थीटा यहाँ से नापना है, थीटा करंट की तरफ से नापना है। तो थीटा करंट की तरफ से नापोगे और तुमको अगर यहाँ पर टेन थीटा निकालना पड़ जाएगा तो टेन थीटा वी बाई आई हो जाएगा, जो कि क्या होता है आर होता है। तो वी आई ग्राफ का स्लोप टेन थीटा क्या होता है स्लोप, तो वी आई ग्राफ का स्लोप क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। तो should be started from the origin, the slope of this graph with current axis gives resistance। आ गया समझ में ना कि नहीं। और अगर मान लो करंट यहाँ बनाते हो और वी यहाँ बनाते हो, और अब अगर तुम थीटा कहाँ से नापना है, यहाँ से, तो फिर भी अभी भी टेन थीटा तुमको क्या दे देगा, रेजिस्टेंस दे देगा। लेकिन अगर तुम बात करते हो, अगर यहाँ पे आई बना दिए यहाँ पे भी बना दिए, तो ये जब थीटा निकालोगे, इधर से थीटा निकालोगे तो एक्चुअल में ये कॉट थीटा जो है जाके देगा रेजिस्टेंस तुम्हारा, याद रखना, कॉट थीटा रेजिस्टेंस के बराबर आई भी हो जाएगा। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर कंडक्टर का, है ना, ऑफ कंडक्टर, याद रखना, टेम्परेचर किसका बढ़ा रहा है, कंडक्टर का। तो कंडक्टर में कारण क्या था, कोलिजन, कंडक्टर में रेजिस्टेंस का कारण क्या है, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, इज कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर कोलिजन अगर कॉज है रेजिस्टेंस का कॉज अगर कोलिजन है तो कोलिजन बढ़ जाएगा, कोलिजन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एकदम 100% इंपॉर्टेंट है, याद रख लो ये वाला ऑब्जेक्टिव के लिए। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, तो देखो यहाँ ये सब बता दिया, तो टेन थीटा वी बाई आई। अरे तो यहाँ पे कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी रेजिस्टेंस आ जाता है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, क्या होता है, ओम। और रेजिस्टेंस का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/r क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंडक्टेंस, जी को क्या कहेंगे, कंडक्टेंस कहेंगे। तो सारा चीज़ खत्म है। अगर एक बार एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम याद रख लिए इसके लिए कंडक्टिविटी के लिए एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, तो बाकी सब चीज़ हो जाएगा। रेजिस्टिविटी उसका उल्टा, रेजिस्टिविटी से रेजिस्टेंस बना लो, रेजिस्टेंस से कंडक्टेंस बना लो जरूरत पड़ने पे। देखो अगर तुम्हारे पास वी आई ग्राफ ऐसे बना के दे दिया है तो हम बोलेंगे कि करंट की तरफ से एंगल नापो, तो देखो ये जो मान लो ये बी कंडक्टर और ये ए कंडक्टर, तो बी का एंगल इतना कम है, मान लो कि ये 30 डिग्री है और ये मान लो कि ज़्यादा है 60 डिग्री, तो किसका स्लोप ज़्यादा हो गया, 1060 होता है कितना, √3, और 1030 होता है 1/√3, तो इसका स्लोप ज़्यादा है ना, तो ए का स्लोप ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ए का ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस बी से। लेकिन क्वेश्चन तुमसे रेजिस्टेंस का नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछ लेगा टेम्परेचर किसका ज़्यादा है, तो भाई अभी अभी देखे हैं कि कंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, तो बोल देगा तो टेम्परेचर भी किसका ज़्यादा हो जाएगा, ए का, और टेम्परेचर बी का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलो और इधर तुमसे 2 नंबर में ओहमिक सबस्टांस के बारे में पूछेगा। भाई जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, ओहमिक सबस्टांस, दो सबस्टांस विच फॉलो ओम्स लॉ, एग्जांपल में क्रिस्टल लैटिस हो गया, मेटल हो गया, नहीं सोडियम वोडियम का लैटिस है ना, मेटल हो गया एट लो टेम्परेचर, लेकिन ध्यान रखना किस पे, लो टेम्परेचर पे।
नॉन ओहमिक मतलब जो फॉलो नहीं करेगा, दोस्त सब्सटेंस विच डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। एग्जांपल जैसे सेमी कंडक्टर हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ये सब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। वीआई ग्राफ ऐसे बनाएंगे, ठीक है। और ये सब तो चलो समझा चुके हैं टेम्परेचर वाला केस। अब इधर क्या है, देखो इधर वही समझा रहे थे कि करंट अगर यहाँ वोल्टेज यहाँ है तो करंट की तरफ से एंगल देखो, तो करंट की तरफ से इस बार इसका एंगल है ना ज़्यादा, बी वाले का एंगल ज़्यादा है। देखो टेम्परेचर बी का ज़्यादा हो गया, रेजिस्टेंस बी का ज़्यादा हो गया, थीटा बी का ज़्यादा है। क्लियर है बात। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, वी बराबर आई आर विल बी ओम्स लॉ व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल इज कांस्टेंट। देखो अगर रेजिस्टेंस मटेरियल का कांस्टेंट होगा ना तभी वी बराबर आई आर ओम्स लॉ होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि वी बराबर आई आर हमेशा ओम्स लॉ ही होगा। वी बराबर आई आर एक रिलेशन हो सकता है सिंपल वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस में। तो याद रखना अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तभी, तो अदरवाइज इट विल बी रिलेशन एमंग वी आई आर, एक सिंपल रिलेशन हो सकता है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, इज वी बराबर आई आर एप्लीकेबल फॉर नॉन ओमिक सबस्टेंस। नॉन ओहमिक सबस्टेंस के लिए ये थोड़ी तुमको कह रहा है कि ओम्स लॉ वैलिड है कि नहीं, वो तो बोल रहा है वी बराबर आई आर वैलिड है कि नहीं, तो वी बराबर आई आर वैलिड हो सकता है, लेकिन नॉन ओमिक सबस्टेंस में रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता है, तो यस लिखेंगे इसमें। क्या लिखेंगे? यस। अगला क्वेश्चन, ओम्स लॉ इज यूनिवर्सल लॉ और नॉट। अरे अभी अभी बोले थे ना कि ओम्स लॉ में तो बोलता है कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, कुछ फिजिकल कंडीशंस हो गया, अगर कोई कंडीशन लग गया, कोई लिमिट लग गया, तो वो यूनिवर्सल नहीं हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। पूछेगा क्यों, तो बिकॉज इट रिक्वायर because it requires constant temperature, ठीक है। इतना है, एंड अदर फिजिकल कंडीशन। देखो एक चीज छूट गया था, मोबिलिटी। मोबिलिटी का सिंबल होता है म्यू, इसको कहते हैं कि मोड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मोड, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, सॉरी उल्टा बोल दिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ये हमारा होता है मोबिलिटी। अरे तुम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखो ना, क्या दिक्कत। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, ये सब पहले से हम लोग देख चुके हैं, ये सब हटा देते हैं, ठीक है। आ जाओ, अब अगर तुमसे पूछता है कि प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, तो प्रूफ एक कंडक्टर बना दो, है ना, एक कंडक्टर बना दो, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दो। क्यों? क्योंकि बैटरी से लगा हुआ है अभी, और ये अगर लेंथ एल है इसका, तो ई बराबर वी बाई एल जानते हैं हम लोग, ई बराबर वी बाई एल। अब यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओम्स लॉ को प्रूफ करना है, मतलब तुमको दिखाना होगा कि वी बराबर आई आर होता है, मतलब तुमको ये दिखाना होगा कि वी इज प्रोपोर्शनल टू आई होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से शुरुआत करो कि माइक्रोस्कोपिक वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ हम लोग जानते हैं, जे वेक्टर बराबर सिग्मा इंटू ए। उसके बाद अब ये भी जानते हैं कि आई बराबर एन ई इंटू ए वी डी होता है, वी डी बराबर ई बाई एम इंटू टाउ होता है। अब ये वाला वैल्यू इसमें पुट करके आई निकाल लो। उसके बाद ई कैपिटल ई की जगह वी बाई एल, स्टेप है एकदम क्लियर, कैपिटल ई की जगह वी बाई एल पुट कर दो, और इस तरह से वी और आई को एक तरफ सेपरेट कर दो, वी और आई को एक तरफ सेपरेट कर दो, बाकी बचा हुआ चीज़ को क्या बोल दो? कांस्टेंट बोल दो। और जो कांस्टेंट है वही रेजिस्टेंस है। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस पहले भी एक निकाल लेते हैं हम लोग तुरंत, है ना। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला रटा गया कि नहीं तुम लोग को? कंडक्टिविटी का फॉर्मूला रटाया कि नहीं? कंडक्टिविटी का फॉर्मूला एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। तो रजिस्टिविटी का क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ। रजिस्टिविटी का क्या हो जाएगा? एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ। तो भाई रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा? रो एल बाई ए होता है, 10th क्लास वाला फॉर्मूला है। किस क्लास वाला है फॉर्मूला? 10th क्लास वाला। तो एम एल अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ ए हो गया कि नहीं? यहीं से अगर पता चल गया, तो अगर तुम एग्जाम में ये सब भूल भी जाओ, तो वो फार्मूला वहाँ से निकाल के यहाँ रख दो। देखो एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए, इसी को रेजिस्टेंस बोल दिया। तो यहाँ दिखा दिया ना कि वी इज प्रोपोर्शनल टू आई, विच इज ओम्स लॉ। वी बराबर आई आर, आर बराबर इतना। टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है। याद रखना कंडक्टर के केस में ऐसा होता है, कंडक्टर के केस में ऐसा होता है। चलो यहाँ देखो, बिहेवियर ऑफ नॉन ओमिक सबस्टेंस और डेविएशन फ्रॉम ओम्स लॉ, है ना। डेविएशन फ्रॉम ओम्स लॉ मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए नॉन ओमिक सबस्टेंस। बड़ा सिंपल है, पहले ग्राफ में ऐसे वी आई बना दो, कुछ वैल्यू के बाद ऐसे सीधा रखो, उसके बाद थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर दो। जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन चला गया वैसे। इसमें लिख दो कि शुरुआत में इनिशियली आई इज लीनियर टू भी। शुरुआत में तो करंट बढ़ाने से वोल्टेज बढ़ रहा है लीनियरली, मतलब स्ट्रेट लाइन है, लेकिन आफ्टर सम वैल्यूज आई इज इंक्रीजेज विथ वी, मतलब आई इंक्रीज हो गया विथ वी से, बट नॉट लीनियरली। आई इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन लीनियरली नहीं इंक्रीज हो रहा है ना, ऐसे नॉन लीनियर रीजन है। तो ये यहाँ ये हो गया नॉन ओहमिक। इतना से इतना पार्ट में, इतना से इतना पार्ट में ये कहला गया ओहमिक, है ना। क्या कहला गया? ओहमिक। और इस रीजन में, नॉन लीनियर रीजन में, ये क्या कहला गया? नॉन ओहमिक कहला गया। तो नॉन ओहमिक और ओहमिक एक बिहेवियर है। तो ये नॉन ओहमिक और नॉन ओहमिक ओहमिक वाला जब क्वेश्चन आएगा, तो उसमें ये ग्राफ भी बना लेना। देखो सेमी कंडक्टर चैप्टर पढ़े होगे ना, तो फॉरवर्ड बायसिंग में ऐसा करंट, ऐसा ग्राफ बनता है कि नहीं? आई यहाँ
और ऐसे नी वोल्टेज करके यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि नहीं, मिली एम्पियर में करंट ऐसे मिलता है यहाँ पे फॉरवर्ड बाइसिंग में। बट उतना इसमें नहीं लिखना है, इसमें सीधे यार लिखना है कि शुरुआत में तो देखो ना करंट जीरो है, वोल्टेज बढ़ाते का करंट नहीं मिल रहा है, अचानक एक वैल्यू ऐसा मिला जहाँ से अचानक करंट बढ़ गया। तो इस बात को खाली लिख दो, ग्राफ बना के इस बात को खाली लिख दो, इनिशियली आई इज इक्वल टू जीरो बट ऑन इंक्रीजिंग वोल्टेज भी आई इंक्रीजेज बट नॉट लीनियरली। ये बात पीएन जंक्शन में फॉरवर्ड बायसिंग में लिखा जाता है। इसमें लिखा जाता है फॉरवर्ड बायसिंग इन पीएन जंक्शन डायोड, है ना, पीएन जंक्शन डायोड, याद रहेगा क्या? ठीक है। और करंट मिलता है मिली एम्पियर के ऑर्डर का। उसी तरह से रिवर्स बायस में ये वाला चीज़ मिल जाता है, लेकिन अभी इस चैप्टर के थ्रू लिखना है तो टेंशन नहीं है। वोल्टेज इधर करंट इधर, तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं कि करंट बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज बढ़ रहा है, लेकिन कैसे बढ़ रहा है, बहुत कम बढ़ रहा होगा, और अचानक मतलब सॉरी वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ रहा है लेकिन बहुत कम बढ़ रहा है, और एक ही बार अचानक से करंट ऐसे बढ़ गया, है ना। इसको जेनर वोल्टेज कहते थे कि नहीं, यहाँ पर इसको क्या कहते थे, जेनर वोल्टेज कहते थे, जेनर, है ना। जेनर डायोड रिवर्स बायस में काम करता है, ये भी एक क्वेश्चन बन गया यहाँ से, जेनर वोल्टेज कहते हैं, है ना। इसको नी वोल्टेज, इसको क्या कहते हैं, नी वोल्टेज कहते थे इनिशियली। तो इसमें लिख दो इनिशियली आई इज प्रोपोर्शनल टू भी बट आफ्टर सम वैल्यू आई इंक्रीज रैंडमली, अचानक से करंट क्या हो गया, इंक्रीज। अभी सबको मिला के वो कॉमन ग्राफ अगर बनाना है तो देखो आई यहाँ वी यहाँ, तो पहले लीनियर है, फिर बीच में नॉन लीनियर रीजन है, और फिर ऐसे घट रहा है। तो देखो जब घट रहा है ना, तो अगर घट रहा है तो ये निगेटिव रीजन है, तो याद रखना निगेटिव रीजन जो होता है ये, इसमें एक डिवाइस हमारा काम करता है जिसका नाम होता है थर्मिस्टर, है ना, ये बात याद रखना। देयर आर टू पार्ट्स, लीनियर नॉन लीनियर। नॉन लीनियर में क्या होता है, नॉन लीनियर मतलब लीनियर पार्ट ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, लेकिन नॉन लीनियर ओहमिक सब्सटेंस को फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि निगेटिव रीजन ऑफ नॉन लीनियर पार्ट सो डेट ऑन इंक्रीजिंग वोल्टेज। निगेटिव लीनियर का क्या मतलब कि वोल्टेज तो बढ़ रहा है लेकिन करंट घट रहा है ना। यहाँ का क्या मतलब, इस बात का मतलब है कि वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन करंट घट रहा है, मतलब वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू करंट नहीं हो पाया। तो अगर नहीं हो पाया तो ये नॉन ओहमिक का प्रॉपर्टी तो हो गया, तो ये सब चीज़ ओहमिक नॉन ओहमिक में लिख देना, सब जितना मन करे उतना लिखते रहो। तो करंट डिक्रीज एंड कंसेप्ट ऑफ दिस पार्ट इज यूज्ड इन थायरिस्टर, है ना। थायरिस्टर एक डिवाइस होता है, चाहे रेडियो रिसीविंग सर्किट भी होता है। क्या होता है, रेडियो रिसीविंग सर्किट हम थर्मिस्टर बोलते हैं। थर्मिस्टर दूसरा होता है वो सेमी कंडक्टर मेटेरियल का बना होता है। अगर तुमको एक डिवाइस, चलो नाम बोल दिए तो थोड़ा सा याद कर लो। अगर कोई थर्मिस्टर के बारे में पूछ ले, क्या पूछ ले, थर्मिस्टर के बारे में, थर्मिस्टर के बारे में इतना याद रखना कम से कम कि ये हीट सेंसिटिव डिवाइस है। क्या है ये, हीट सेंसिटिव, हीट सेंसिटिव डिवाइस है, जो कि बनता है किससे, सेमी कंडक्टर से। किससे बनता है, अरे यार इसमें लिख ही नहीं रहा, सेमी कंडक्टर से बनता है, सेमी कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर से बनता है ना। ठीक है। इसमें जो होता है इसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर से बहुत जल्दी वेरी करता है, और इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है थर्मिस्टर का, थर्मिस्टर का जो अल्फा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो ये कुछ बात है जो रख सकते हैं। और जो इसका अल्फा है ना, ये कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, कभी निगेटिव भी हो सकता है, तो याद रखना पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है इसका, है ना। हीट सेंसिटिव डिवाइस है, इतना खाली ध्यान रखो। चलो आगे कहीं हो सकता है लिखा भी हो। अब देखो 10th क्लास वाला ये चीज़ सब जो जानते हैं, इसको पढ़ना क्या है, नेट ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द मटेरियल इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इससे क्वेश्चन पूछता है कि थिक वायर का, थिक मतलब मोटा वायर है, थिन मतलब पतला वायर, तो एरिया अगर पतला वायर होगा तो उसका एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि थिन वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है कि थिक वायर का, तो थिन वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू थिक वायर। अब इस दोनों को मिला दिए तो एल बाई हो गया होगा, इसको मिलाने से कांस्टेंट ले आते हैं हम लोग जिसका नाम होता है रो, जिसको कि कंडक्टिविटी कहते हैं, सॉरी रेजिस्टिविटी कहते हैं। अभी 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 देखे थे ना, बोले थे ना सिग्मा का फॉर्मूला याद रखने के लिए एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, अब तो याद हो गया होगा। तो ये उसका उल्टा हो जाएगा एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला में मल्टीप्लाई करना है इतना खाली, एम एल कर दो और ये हो जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ बाई ए। याद हो गया कि नहीं। रेजिस्टिविटी बराबर रेजिस्टेंस कब हो जाएगा, जब एरिया और लेंथ दोनों वन यूनिटी रख दो। तो इसका डेफिनेशन बना दो, रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन क्या बना दो कि द रेजिस्टेंस ऑफर्ड, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस और ये बराबर हुआ है कि नहीं। और इस तरह का काम जब करते हैं तो उसको न्यूमेरिकली बोला जाता है, तो न्यूमेरिकली बोल सकते हैं कि न्यूमेरिकली इट इज डिफाइंड है, ऐसा लिख सकते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल
ऑफ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, कम से कम आप इतना भी तो लिख के आ जाना, इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी का ही एक और नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, बढ़िया है बात। और इसका अगर यूनिट निकालना होगा तो रेजिस्टिविटी को क्या कर देंगे, आर इंटू ए बाई एल कर देंगे। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ का हो गया मीटर, तो ओम इंटू मीटर इसका यूनिट हो जाएगा। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, ओम इंटू मीटर। ओम का उल्टा होता है महो। ओम का उल्टा क्या होता है, ओम इनवर्स को साइमन या महो भी कहते हैं। ओम इनवर्स को क्या कहते हैं, साइमन या MHO भी कहते हैं। तो रेजिस्टिविटी का उल्टा ही है, तो कंडक्टिविटी का क्या हो जाएगा, महो। मीटर है तो क्या हो जाएगा, पर मीटर। ठीक है, याद रहेगा। तो याद रखना, रो जो है वो ओनली डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन पूछेगा तुमसे कि ऑन स्ट्रेचिंग द वायर व्हाट हैपेंड टू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी रो, कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी तो देखे हैं ना, ये सिर्फ नेचर पे डिपेंड करता है। यानी कि कॉपर का है तो कॉपर के लिए फिक्स रहेगा, चाहे आप उसका कितना भी स्ट्रेच कर दो, और अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट बना के रखोगे तो उसकी वैल्यू पे कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो फॉर न्यूमेरिकल के लिए याद रखना कि फॉर सेम मटेरियल रो का वैल्यू सेम ले लेना तुम। आर अगर कोई मटेरियल 1 है तो उसके लिए R1 लिख लेना, रो L1/A1। फिर कोई मटेरियल, उसी मटेरियल का कोई दूसरा कंडक्टर है, मतलब कॉपर का ही लेंथ है L1 और कॉपर का ही लेंथ है L2, है ना, ये भी कॉपर का और ये भी कॉपर का, तो रो दोनों का सेम हो गया। रो क्या हो गया, सेम हो गया। अब इसको डिवाइड करोगे तो R1/R2 इक्वल टू रो से रो कट गया, L1/L2 हो जाएगा, लेकिन एरिया क्योंकि इन्वर्सली था तो यहाँ भले 1 है लेकिन एरिया वाला में क्या हो गया, A2/A1। तो R1/R2 का रेशियो L1/L2, और एरिया जनरली तार क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर होता है, तो πr² हो गया कि नहीं, तो A1 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर A2/A1 था ना, तो इसलिए ये R2/R1 हो गया। ये रेडियस है, ये क्या है, रेडियस। ये हो गया तुम्हारे पास अगर रेडियस देके क्वेश्चन पूछे। उसी तरह से पूछेगा कि ऑन स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग करने से भी क्या होगा, रो का वैल्यू सेम होगा। स्ट्रेच करने से वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, याद रखना है। स्ट्रेच करने से वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट। अरे पहले लेंथ अगर L1 था और एरिया A1 तो वॉल्यूम लेंथ इंटू एरिया था, बाद में स्ट्रेच करके लेंथ बढ़ा दिए तो क्या हो गया, L2 इंटू एरिया A2 हो गया। तो L1 बराबर L2 A2, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन अगर आता है तो नहीं छोड़ना है, ये बात याद रखना। R1/R2 अभी अभी देखे थे ना कि L1/L2 होता है, लेकिन अगर स्ट्रेचिंग वाला क्वेश्चन रहेगा तो L1/L2 का स्क्वायर हो गया। क्यों, क्योंकि देख ना भाई, L1/L2 इंटू A2/A1 भी तो था। तो अगर यहाँ से L1/A1 बराबर L2/A2 है, तो क्या हम L1/L2 को A2/A1 नहीं रख लेंगे। तो जो इसी फार्मूला में है ना, ये जो फार्मूला है यहाँ वाला फार्मूला, या फिर इस वाले फार्मूला में, इसी फार्मूला में इस इक्वेशन का यूज करेंगे तो अगर मान लो A2/A1 की जगह L1/L2 रख दिए तो L1/L2 का स्क्वायर हो जाएगा, या फिर L1/L2 की जगह पर A2/A1 रख लिए तो A2/A1 का स्क्वायर हो जाएगा। और जब यहाँ पर एरिया का स्क्वायर हो रहा है तो रेडियस के पावर कितना हो जाएगा, रेडियस के पावर 4 हो जाएगा। अगर ये तुमको समझ में आया तो एकदम लाइक कर देना इस वीडियो को। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ स्क्वायर, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। ये कब याद रख लेना, ये याद रख लेना जब स्ट्रेच हो रहा होगा वायर, जब स्ट्रेच कर रहा होगा, मतलब स्ट्रेच के समय ये वाला बात याद रख लेना। ठीक है, याद रख लेना। चलो ठीक है, ये सब अभी छोड़ के चलो, कोई टेंशन नहीं। तो एक चीज पढ़ लो, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। कॉज ऑफ रेजिस्टेंस अभी अभी देखे थे ना, कंडक्टर में तो क्या होता है, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद पॉजिटिव आयन। सेमी कंडक्टर में रेजिस्टेंस का कारण क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का ब्रेकिंग, है ना, ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड याद रखो कम से कम। अरे पी टाइप एन टाइप पढ़ के होल और सब सीख गए हो गया तुम लोग। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कारण, विस्कोसिटी। क्यों, क्योंकि इसमें मूवमेंट ऑफ आयंस होता है। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ आयंस। तो आयंस को रोकने के लिए पानी के अंदर विस्कोसिटी होना चाहिए, पानी के अंदर का फ्रिक्शन को ही विस्कोसिटी करने बात करता। अच्छा एक चीज याद रखो, रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज मोर देन रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल। बड़ी काम का चीज है एलॉय का, जो एलॉय यानी कि वही क्रोमियम उरोमियम जो बनता है, क्रोमियम बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंटन मैंगनीज सब जो बनता है उसको एलॉय बोलते हैं। तो वो रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय ज़्यादा होता है रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल से। अच्छा एलवाई का अल्फा देखो लिखा हुआ है, एलवाई का अल्फा टेंडिंग टू जीरो है, इसीलिए तो जहाँ पे टेम्परेचर सेंसिटिव चीज़ बनाना होता है वहाँ पे हम एलवाई का यूज करते हैं। जैसे नाइक्रोम का यूज करते हैं हीटर में, क्योंकि उसका अल्फा जीरो है तो टेम्परेचर के साथ हो ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस में वेरिएशन नहीं होगा। ठीक है, और मेटल का अल्फा पॉजिटिव है लेकिन ज़्यादा बड़ा पॉजिटिव है, मतलब जीरो से बहुत ज़्यादा है अल्फा।
चलो यहाँ पे क्वेश्चन है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वायर सेम लेंथ एंड सेम रेजिस्टेंस बट मेड अप ऑफ एलॉय एंड मेटल, विच वन इज थिकर, तो कौन मोटा होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखो क्या है, रेजिस्टेंस बाई लेंथ इज इक्वल टू रो बाई एरिया लिख सकते हैं। अरे रेजिस्टेंस इज इक्वल टू फार्मूला था ना रो एल बाई ए, तो एल नीचे ले आए, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस और लेंथ कांस्टेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये रो बाई एरिया आ गया। तो अगर ये चीज़ कांस्टेंट है तो रो बाई एरिया कांस्टेंट हो गया, तो रो बाई एरिया अगर कांस्टेंट हो गया, रो बाई एरिया कांस्टेंट हो गया, तो रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो गया। इसका मतलब जिसका रो ज़्यादा होगा उसका एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अभी अभी तो देखे थे कि रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज मोर देन रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल, तो एलॉय का याद रखना रेजिस्टिविटी जो होता है वो नाइक्रोम का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कॉपर। तो ये एग्जाम्पल से याद रख लेना कि नाइक्रोम का रेजिस्टिविटी कॉपर के रेजिस्टिविटी से ज़्यादा होता है, तो याद रह जाएगा ये बात। तो एलॉय का रेजिस्टिविटी ज़्यादा है मेटल का रेजिस्टिविटी से, इसलिए एलॉय जो है वो थिकर होता है। तो एलॉय को सेम रेजिस्टेंस और सेम लेंथ के लिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, सेम रेजिस्टेंस और सेम लेंथ के लिए एलॉय क्या होगा, थिकर होगा। ठीक है, वीडियो 40 मिनट का हो गया है, तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं बताते चलो। चलो ये सब चीज़ अवॉइड कर सकते हो अभी। एक फार्मूला बस देख लो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का फार्मूला देख लो क्या होता है, आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट इंटू 1 + α इंटू डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस। आर नॉट का मतलब होता है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और अल्फा को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। अल्फा का अगर अल्फा यहाँ से निकालोगे तो देखो आर टी, ये आर नॉट उधर इक्वल टू किधर जाएगा, तो आर टी माइनस आर नॉट हो जाएगा, है ना। तो अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट अपॉन में आर नॉट इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। देखो ऊपर रेजिस्टेंस नीचे भी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कट गया, इसको डेल्टा आर बाई आर, तो इसका यूनिट क्या होगा, टेम्परेचर का यूनिट के उल्टा हो जाएगा, तो ये पर यूनिट लिखना, पर डिग्री सेल्सियस, है ना। अगर कोई अल्फा का यूनिट पूछेगा तो क्या बोलेंगे, पर डिग्री सेल्सियस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पर डिग्री सेल्सियस बोलेंगे। ठीक है, आ जाओ इधर। अगर देखो आर नॉट मतलब 0 डिग्री पे रेजिस्टेंस अगर 1 ओम का होता, अगर 0 डिग्री पे रेजिस्टेंस 1 ओम का होता और टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते, तो डिनोमिनेटर 1 हो गया कि नहीं। यार अल्फा का फॉर्मूला क्या हो गया, डेल्टा आर डिवाइड बाई रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन में टेम्परेचर का डिफरेंस। तो वही बात कह रहा है कि अगर टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाते और आर नॉट का वैल्यू भी 1 ले लेते तो अल्फा बराबर डेल्टा आर आ जाता कि नहीं। तो अल्फा को अगर डिफाइन करना होगा तो ऐसे भी कर सकते हो कि रेजिस्टेंस में चेंज, अल्फा क्या होता है, रेजिस्टेंस में चेंज। तो सोचो अगर अल्फा किसी का कम है तो रेजिस्टेंस में चेंज भी कम आएगा कि नहीं, यही फायदा यहाँ से उठा लेना। अल्फा किसका कम है, एलवाई का अल्फा कम है, तो रेजिस्टेंस में चेंज कम किस में मिलेगा, अल्फा में, इसमें एलवाई में मिलेगा। तो यहाँ देखो मेटल का अल्फा ज़्यादा होता है और एलवाई का अल्फा कम होता है। एलवाई का अल्फा लगभग लगभग 0 को टेंड्स करता है और ये ग्रेटर देन क्या होता है, 0 पॉजिटिव होता है, लेकिन ये पॉजिटिव स्मॉल, ये पॉजिटिव लार्ज। ठीक है, और सेमी कंडक्टर में देखे थे ना कि अल्फा निगेटिव भी होता है। तो एट वाट टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डबल ऑफ इट्स रेजिस्टेंस, बड़ी फेमस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है, किस टेम्परेचर में रेजिस्टेंस। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 + α डेल्टा टी। रेजिस्टेंस को बोलना है ना डबल करने के लिए कि किस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, तो डबल हो जाएगा तो रख दो 2 × आर नॉट, क्योंकि पहले 0 डिग्री से कंपेयर कर रहा है ना, इसलिए 2 आर नॉट लिख दिए। आर नॉट की जगह 2 आर नॉट से आर नॉट कट गया तो 2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 इज इक्वल्स टू 1 + α डेल्टा टी। अगर टी भी लिखेंगे वो एक्चुअल में वो डेल्टा टी ही है। ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री से है तो डेल्टा टी बराबर फाइनल टेम्परेचर माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, तो उसी को स्मॉल टी यहाँ पे लिखा हुआ है, टेंशन मत लेना। तो डेल्टा टी, तो 2 इज इक्वल टू 1 + α डेल्टा टी, तो 1 इज तो 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, 1 इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी हो गया। तो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा टी है 1/α आ गया। तो सिंपली कुछ नहीं करना, अगर ऐसा क्वेश्चन देखना तो अल्फा का इन्वर्स कर देना, बात खत्म। अल्फा का यूनिट पर डिग्री सेल्सियस होता है, पहले भी हम बता चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर भी। अब ये वाला क्वेश्चन स्किप कर दो अभी, है ना। रिवीजन के समय कितना रिवीजन करोगे, सब थोड़ी कर पाओगे। मेन चीज़ देखो, कंडक्टर का अल्फा पॉजिटिव होता है, मेटल और एलवाई, एलवाई का अल्फा लगभग लगभग 0 के आसपास होता है ना। मेटल का अल्फा ग्रेटर देन 0 होता है। तो सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रोलाइट, देखो सेमी कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट्स का अल्फा निगेटिव होता है, ध्यान रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा क्या होता है, निगेटिव होता है। तो फॉर कंडक्टर्स के लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो आर टी बराबर आर नॉट 1 + α डेल्टा टी। लेकिन सेमी कंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर लगेगा, सेमी कंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइट के लिए लगेगा तो अल्फा तो निगेटिव है। तो आप फाइनली देख सकते हो कि आर टी इक्वल टू आर नॉट माइनस अल्फा टी, यानी कि कुछ माइनस हो रहा है, आ रहा है समझ में ना। तो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो ये वाला चीज़ जो है वो बढ़ेगा, तो 1 में से घट जाएगा ना कोई चीज़, तो घट जाएगा तो इफेक्ट रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
सॉरी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा ना पूरा पूरा। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर में तो बड़े भाई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, टेम्परेचर के बढ़ाने से ये वाला टर्म पूरा का पूरा बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। हालांकि तुमको तो कंडक्टर में रेजिस्टेंस का रिलैक्सेशन टाइम से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बताए थे, याद है ना, रेजिस्टेंस बराबर बताए थे एम एल अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ ए। तो रेजिस्टेंस टाउ के इन्वर्सली है, टाइम टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ बढ़े, टाउ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, कोलिजन जल्दी जल्दी होता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। एक सांस में पूरा पढ़ाना पड़ रहा है, 45 मिनट हो गया। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, याद रखना। देखो कंडक्टर में रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ बनाने के लिए आता है तो ऐसा है, एनसीईआरटी का ग्राफ है ये, एक्चुअल में कॉपर में ऐसा बना देता है ना, कॉपर में ये बना देता है। लेकिन अगर वही एलवाई होगा ना, एलवाई यानी कि नाइक्रोम अगर होगा, है ना, नाइक्रोम अगर होगा, नाइक्रोम, तो इसका ऐसे घूमेगा, मतलब ये जूम करके बनाया हुआ है, बाकी ये थीटा बहुत कम है, ये स्लोप बहुत कम है, मतलब एक्चुअल में एलवाई का ऐसा ग्राफ बनना चाहिए, आइडियल ग्राफ रो इंटू टेम्परेचर का ऐसा बनना चाहिए। लेकिन तुमसे नाइक्रोम का रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर आएगा तो तुम यहाँ से उठा के ऐसे दिखा देना, है ना। बट इतना होता नहीं, इस लेवल का ये स्केल पे ग्राफ नहीं बनाता है। और कंडक्टर में इस तरह से बनता है ग्राफ, कंडक्टर का ग्राफ अगर तुमको बनाने के लिए आएगा तो इस तरह से तुम बना देना। एनसीईआरटी में मेरे ख्याल से ये डायग्राम दिया हुआ रहता है ना। अब मेरे सामने अभी एनसीईआरटी नहीं है, नहीं तो हम भी देख के कंफर्म कर ही देते हैं। कंफर्म क्या मतलब, याद ही है, ठीक है, तो टेंशन लेने का जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। याद याद है तो एक बार एनसीईआरटी खोल के देख लेना, ये वाला चीज़ जो हम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो नॉर्मल कोई भी मेटल है, कॉपर का होगा एनसीईआरटी में बनाए हुए, तो ऐसा होगा, नाइक्रोम वाले में इस तरह का ग्राफ होगा। और आइडियल बनना तो ऐसा चाहिए, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट्स और सेमीकंडक्टर के रेजिस्टेंस और टेम्परेचर ऐसे हैं, देखो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, रेजिस्टिविटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन कंडक्टर में देखो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये सब चीज़ याद रखना। आ जाओ इधर, सुपर कंडक्टर का ग्राफ देखो, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का सुपर कंडक्टर का ग्राफ होगा तो ऐसे यहाँ से ऐसे उठा के इधर कर देना, या फिर तुम सिंपली कर देना कहीं बीच से, जैसे फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट बढ़ाए थे, है ना, वोल्टेज करंट वाला रिलेशन था, वैसा याद रख लो। सुपर कंडक्टर में रेजिस्टेंस एकदम नेग्लिजिबल होगा, जीरो। लेकिन सुपर कंडक्टर बड़ी कम टेम्परेचर पर होता है, ध्यान रखना। सुपर कंडक्टिविटी के बारे में लिखने के लिए आएगा तो लिखना सम मटेरियल्स एट लो टेम्परेचर, ये बात याद रखना, सम मटेरियल एट लो टेम्परेचर लॉसेस देयर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पूरा एकदम नेग्लिजिबल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी, तो सुपर कंडक्टिविटी इसी को कहते हैं। एंड द मटेरियल्स एट दैट टेम्परेचर इज नोन एज सुपर कंडक्टर एंड द टेम्परेचर इज नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, ट्रांजिशन टेम्परेचर। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल याद रखना, मरकरी एट 4.2 केल्विन, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि मरकरी 4.2 केल्विन पे सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करा। 4.2 केल्विन समझ रहे हो कितना माइनस में टेम्परेचर चला गया, सो तो पॉसिबल भी नहीं हो पाता उतना टेम्परेचर नॉर्मल। एक मेसनर इफेक्ट के बारे में पूछा जाता है ना, एक मेसनर इफेक्ट के बारे में पूछा जाता है। मेसनर इफेक्ट क्या होता है, सिंपल देखो, व्हेन सुपर कंडक्टर्स आर कूल्ड डाउन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर सुपर कंडक्टर को कूल डाउन मतलब टेम्परेचर कम किया जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव अवे फ्रॉम द सुपर कंडक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो ऐसे गया और ये ऐसे दूर चला गया, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गया और ऐसे दूर चला गया इस तरह से। हालांकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में भी एक ऐसा चीज़ हम लोग देखते हैं, है ना, कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में अलाउ करता है लेकिन पैरा डायमैग्नेटिक में नहीं अलाउ करता है, इस तरह का। तो इस तरह से सुपर कंडक्टर बिहेव करता है, तो बिहेवियर ऑफ सुपर कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा तो इस तरह से बोल देना कि अलाउ नहीं करता है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि सुपर कंडक्टर ऑल्सो बिहेव्स एज ए डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस, बोले थे ना फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जैसे सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन क्या होता है, सॉफ्ट आयरन अलाउ करता है, सॉफ्ट आयरन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से ये अलाउ करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, लेकिन सुपर कंडक्टर अलाउ नहीं करता है, अलाउ नहीं करता है तो इसको क्या बोलते हैं, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस व्हेन प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तुमको बताओ कैसा एकदम टू द पॉइंट सारा चीज़ पढ़ा रहे हैं, है ना। देखो यहाँ नाइक्रोम का बना हुआ था, ये दिख नहीं लगा रहा है लेकिन रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर ये नाइक्रोम का बना हुआ है, स्ट्रेट लाइन है। और ये ग्राफ में बस ऐसे दिखा रहे हैं, आइडियल तो तुमको हम बताए हैं कि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के नाइक्रोम का ऐसा रहना चाहिए था। नाइक्रोम इज यूज्ड इन हीटर्स, क्यों, क्योंकि नाइक्रोम इज एन एलॉय जिसका रेजिस्टिविटी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि हीटर में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा रहेगा, तब ना उतना उतना उसको क्षमता रहेगा झेलने का, है ना। उसके बाद देखो फिलामेंट, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमको दिख रहा है तुमको नहीं दिख रहा होगा, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब आर मेड अप ऑफ टंगस्टन, टंगस्टन डब्लू सिंबल होता है। टंगस्टन का एटॉमिक नंबर किसी को याद है, टंगस्टन का एटॉमिक नंबर मेरे ख्याल से 74 होता है, डब्लू इसका सिंबल होता है, बड़ी फेमस क्वेश्चन है।
तो टंगस्टन का क्यों करते हैं? क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होने से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से ये आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता है। और क्यों ऑक्सीडाइज का मतलब कि फ्यूज हो जाना, बढ़ जाना, मतलब जल जाना, बर्न हो जाना। तो दे डोंट नॉट इजिली ऑक्सीडाइज टू बर्न आउट, है ना, बर्न आउट। तो ये वाला क्वेश्चन ठीक है। आ जाओ, प्लेटिनम इज यूज इन रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, है ना, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में भी प्लेटिनम का यूज करते हैं। प्लेटिनम एक इनर्ट मेटल है कि नहीं जी? बिकॉज इट लिस्ट कंडक्टर इज वेरी लेस, इट गिव्स एक्यूरेट मेजरमेंट, है ना। इसका अरे अल्फा कम है, सिंपल सा बात याद रखो। नाइक्रोम अल्फा ये सब का क्या है, कम है। अल्फा कम होने से रेजिस्टेंस में चेंज कम होता है, एक्यूरेट मेजरमेंट देता है, ठीक है। आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन देखो, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज ईएमएफ इन क्लोज सर्किट, है ना, इन क्लोज सर्किट। अरे अभी ईएमएफ हुए कहा कहानी छोड़ो ना, ईएमएफ और वोल्टेज वोल्टेज का कहानी छोड़ो, देखेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में पूछेगा, याद रखना। अरे बताया थे ना, इलेक्ट्रोलाइट में एक ऐसे सेल होता है ना, तुम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा कि नहीं जी, कि जेड को ZnSO4 में डाल दिए तो एक इलेक्ट्रोड बन गया। तो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है अंदर में विस्कोसिटी के कारण, उसी को कहते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक ऑफ सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो ये किसके कारण होता है? विस्कोसिटी के कारण होता है। तो इसका फैक्टर ऑफ एक्टिंग के बारे में पूछेगा, फैक्टर ऑफ एक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, वेरी वेरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 2 नंबर वाले में। तो देखो, कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा तो ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। भाई देख, कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा तो आयंस फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा। सिंपल से याद रखना है, आयंस को फ्रीली मूव कराना है, उसके लिए जो भी हो सकता है बन पड़ेगा, करेंगे। देखो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होता है? घट जाएगा। क्यों? क्योंकि आयंस मूव स्पीड हो जाएगा। आयंस का आयंस का मूवमेंट फ्री मूवमेंट होगा, आयंस का फ्री मूवमेंट होगा। यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ाने से आयंस का मूवमेंट क्या हो रहा था? आयंस का मूवमेंट कम हो रहा था, ठीक है। अगला, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। अरे भाई, अगर तुम यहाँ पे एक सेल ऐसे और एक सेल ऐसे ले लियो और इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो भाई, इधर एगो साल्ट ब्रिज लगाते हैं तो ये सब आयंस को इधर से इधर भी तो जाना पड़ता है ना, सीखे हो ना ये सब चीज़ें। तो अगर इलेक्ट्रोड्स ज़्यादा हो जाएगा, या एक ही कंटेनर में भी इलेक्ट्रोड है तो आयंस को यहाँ से यहाँ जाने में ज़्यादा देर लगेगा, तो ये तो गलत बात है। तो गलत बात है कि मतलब ज़्यादा देर लगेगा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो गया। तो ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस इलेक्ट्रोड्स इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। एरिया ऑफ इमर्स्ड पार्ट, भाई सॉल्यूशन में जितना ज़्यादा डूबा हुआ होगा तभी ना आयन जाके वहाँ पे अटैक करेगा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा पार्ट अगर मान लो बाहर है, ज़्यादा पार्ट बाहर है, सॉल्यूशन इतना ही है, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? रेजिस्टेंस फिर से बढ़ गया, क्योंकि आयंस को जगह ही नहीं मिल रहा है अटैक करने का इलेक्ट्रोड पे, ठीक है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट समझ में तो ठीक है। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से, डिस्टेंस बढ़ाने से, एरिया ऑफ इमर्स्ड पार्ट बढ़ाने से, सब चीज़ में हम इंक्रीजिंग लिखे हुए, याद रखना। एक याद तरीका भी तो रखना है ना, किस में इंक्रीज किस में डिक्रीज। तो कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, डिस्टेंस, एरिया सबको बढ़ा रहे हैं, खाली एरिया वाला में इमर्स्ड पार्ट लिख देना, डूबा हुआ पार्ट, ठीक है। और सब चीज़ में रेजिस्टेंस देखो डिक्रीज हो रहा है, और सॉरी, सब चीज़ में रेजिस्टेंस ऐसे इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जैसे सब चीज़ नहीं, ऐसे ऐसे बोलो कि पहला में इंक्रीज, दूसरा में डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, इस तरह से याद रखना है। कंसंट्रेशन, पहला है कंसंट्रेशन, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा है डिस्टेंस और चौथा है एरिया। CTDA याद रखो, CTDA इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए CTDA ट्रिक। एक में रेजिस्टेंस इंक्रीज, एक में रेजिस्टेंस डिक्रीज, फिर डिक्रीज। तो CTDA याद रख लो, CTDA, क्लियर है बात? CTDA याद रहेगा, फैक्टर ऑफ एक्टिंग। अब देखो, एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस आर देखना है। अरे कुछ नहीं है, ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना, वो बाहरी रेजिस्टेंस के अक्रॉस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो बाहरी रेजिस्टेंस के अक्रॉस होता है। मतलब यहाँ है, ये देखो पोटेंशियल भी, अगर ये 0 है तो ये भी हो गया। और सेल का अपना ईएमएफ होता है, और सेल का अपना ईएमएफ भी होता है, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। तो जब तुमको यहाँ पे सेल में से करंट अगर आई निकला है तो आई इज इक्वल्स टू V/R लिखेंगे। और करंट इन सर्किट आई अगर लिखना होगा तो करंट इन सर्किट का एक फार्मूला रट लो एकदम, कि करंट इज इक्वल टू नेट ईएमएफ ऑफ सेल, नेट ईएमएफ ऑफ सेल अपॉन में नेट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट होता है, नेट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट।
तो देखो नेट ईएमएफ सेल का तो ई है ना, वी तो हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस मानते हैं, लेकिन सेल में तो ई है, तो ई अपन में आर प्लस आर। इक्वेशन 1 और इक्वेशन को 2 को यूज करके, अब जैसे यूज होगा कैसे यूज होगा, अब तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं, तुम सीधे ये वाला इक्वेशन याद कर लो कि आर इज इक्वल्स टू ई माइनस बी। हालांकि पोटेंशियोमीटर वाला जो वीडियो है, जो हम पोटेंशियोमीटर वाला वीडियो बनाया मात्र 30 मिनट में, उसमें इसका डेरिवेशन भी समझा दिए, क्योंकि उसके अंदर इसको निकालना भी था। तो ये कैसे आया वहाँ पे समझा दिए, मतलब सिंप्लीफाई कर दिए। अभी तो तुमको रट लो ई माइनस वी अपॉन वी इंटू आर, वी से भी कट जाएगा, तो ई बाई वी माइनस 1 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है। स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। एक बार बढ़ता है फिर घटता है फिर बढ़ता है। अरे ये रही कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, एरिया ऑफ इमर्ज पार्ट, बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा, याद रहेगा, बोलो ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। बड़ा है, इससे तो एगो ऑब्जेक्टिव फिक्स है, एकदम ऑब्जेक्टिव इससे फिक्स है, याद रख लेना। सिंपल सिंपल एक 4 तार देगा तुमको, पहला दोनों तार जो होगा वो डिजिट्स ए बी को बताएगा, फिर तीसरा तार मल्टीप्लायर होगा, मल्टीप्लायर करने का मतलब कि ए बी डिजिट हो गया ना, सी नंबर उसका होगा जो कि 10 के पावर में चढ़ेगा, और चौथा तार टॉलरेंस का होगा, वो परसेंटेज में होगा। देखो गोल्ड के लिए GSN याद रखो, गोल्ड के लिए 5%, सिल्वर के लिए है ना, गोल्ड के लिए 5%, सिल्वर के लिए 10%, और निकेल के लिए, निकेल बोल रहे हैं, नो कलर है ना, नो कलर से याद रखना है। नो कलर अगर है तो उसके लिए क्या रहेगा, 20% रहेगा। तो 5%, 10%, 20%, डी का 3 ही वैल्यू है, 5, 10 और 20। सोना चांदी कोई कलर नहीं, GSN याद रखना है, ठीक है। गोल्ड सिल्वर और नो कलर, 5%, 10%, 20%। इसके लिए एक ट्रिक भी याद रख लेता है, NCERT का ही दिया हुआ है, कि मेरा नहीं बनाया हुआ है, NCERT में लिखा हुआ है कि बीवी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। तो हैज यूज का कोई मतलब नहीं है, खाली बीवी रॉय हैज ग्रेट, कैपिटल लेटर में जो है उसका मतलब है। तो यहाँ पूरा लिख भी दिए हैं कि बीवी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है वेरी गुड वाइफ बियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। नेकलेस से नो कलर याद रख लेना है, नेकलेस से क्या याद रख लेना है, नो कलर, नेकलेस से नो कलर। तो देखो एक चीज ध्यान रखो कि शुरुआत है ब्लैक से, शुरुआत है क्या, ब्लैक से, और लास्ट है किससे, व्हाइट से। तो ब्लैक एंड व्हाइट जमाना चल रहा है, याद रखना। और नंबर 0 से लेकर 9 तक है, 0 से लेकर 9 तक, 9 10 ही डिजिट होता है ना, 10 कलर भी ले लिया, ऐसे याद रखो। तो ब्लैक के साथ बीवी में कंफ्यूजन नहीं हो जाना कि ब्लू है कि क्या है, पहले ब्लैक है और लास्ट में व्हाइट है। और ब्लैक के साथ तुरंत ब्लू थोड़ी लगेगा, ब्लैक के साथ ब्राउन लग जाएगा, ब्लैक के साथ थोड़ा थोड़ा ब्राउन ब्लैक के साथ मैच खाता है ना, तो याद रखना। अब ब्राउन फिर रेड के साथ मैच खाता है, तो ये वाला रेड हो गया, फिर ऐसे ही याद रखना कि रेड और ब्लैक के बीच में कहीं ना कहीं ब्राउन होता है। अरे रेड और ब्लैक को मिलाओगे तो ब्राउन कलर बनेगा कि नहीं। अब आ जाओ इधर, अब देखो इधर क्या है, वायलेट है, वायलेट जैसा ब्लू होता है कि नहीं, तो ब्लू वायलेट की तरफ है, ये ध्यान रखना, मतलब ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। फिर यहाँ ऑरेंज है, फिर येलो है, ग्रीन है, तो तुम तो ये वाला बीवी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ बना देना एग्जाम में। 0 से लेकर 9 याद रख लेना, उसमें याद रखने का तरीका खाली ये बता दिए हैं कि रेड और ब्लैक के बीच में ब्राउन होता है, वायलेट नीचे है तो ब्लू है उसके ऊपर। तो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट और वाइट, इस तरह से तुम बना लेना। क्वेश्चन देखो इसमें दिया हुआ होगा, क्वेश्चन कुछ भी दिया हुआ है, इस तरह से रेजिस्टेंस को इस तरह से लिखना होता है कि रेजिस्टेंस बराबर ए बी के लिए था, इसके लिए ए, इसके लिए बी, और सी के लिए 10 के पावर में यूज करना है ना, 10 के पावर में यूज कर लेना है। और अगर 3 ही वायर दिया हुआ है, मतलब चौथा वायर तुम नो कलर मान लेना, चौथा वायर क्या मान लेना, नो कलर। तो तीसरा वायर तो ये 10 के पावर में चला जाएगा, और प्लस माइनस यहाँ डी है, ये कभी 5% होगा, कभी 10% होगा, कभी 20% होगा, अगर नो कलर होगा तो 20% हो जाएगा। पोटेंशियोमीटर वाला लॉन्ग क्वेश्चन में आने का बड़ी चांस रहता है, तो उसको देख लेना भाई, ठीक है। आ जाओ इधर, एक क्वेश्चन देखो हम बना भी दिए, पहला तार है रेड है, दूसरा है येलो है, और तीसरा ब्लू है, और चौथा चलो गोल्डन दे दिए। तो गोल्डन के लिए कितना होता है, 5% होता है ना, तो पहले देखो 5%, ठीक है। और रेड के लिए देख लो नंबर, बीबी रॉय में रेड का नंबर क्या है, 2। ये नंबर 0 से स्टार्ट होता है, याद रखना, नंबर 1 से नहीं। भाई हमारे पास 10 ही डिजिट होना है, तो 0 10 कलर में 10 डिजिट कैसे बैठाओगे, 0 से लेके ना, तो 0 से लेके 9 तक। तो रेड का नंबर देखो 2 है, तो 2 हो गया। उसके बाद येलो कलर है, पीला कलर का नंबर कितना है, 4 है, तो 24 हो गया, इनटू करना है। उसके बाद तीसरा है ब्लू, ब्लू वाला का पावर जाता है 10 के पावर में, तो ब्लू के जगह पर क्या है 6 है, तो ये 10 के पावर में चला गया, ठीक है।
और प्लस माइनस 5% गोल्ड के लिए। अगर मान लो 3 ही तार बना के देता तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ कुछ नहीं करते हैं, सीधे इतना ही आंसर लिखते हैं। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं लास्ट एगो चीज़ देख लेते हैं इस वीडियो में, उसके बाद इतना ही तक रखेंगे। किरचॉफ लॉ क्या होता है? देखो इसके बाद ये देख रहे हैं हम लोग कि किरचॉफ लॉ क्या होता है। किरचॉफ लॉ लिखने के लिए आ सकता है 2 नंबर में। तो दिस लॉ इज यूज टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इन एनी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। तो पहले इंट्रोडक्शन में ये बात कोई नहीं लिखता है, ये बात लिख देना। लॉ यूज किया जाता है कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस या करंट बताने के लिए। फर्स्ट लॉ को जंक्शन रूल भी कहते हैं, चाहे नोडल रूल भी कहते हैं। क्या होता है? बड़ा सिंपल है, ये सब जानता है कि एक जंक्शन पे जितना करंट आएगा, देखो I1 और I2 आ रहा है ना, और I3 और I4 I6 क्या हो जा रहा है, जा रहा है सब चीज़। I3 I4 I5 है ना, तो ये सब जाने वाला करंट है। तो एक जंक्शन पे है ना, ये देखो I3 करंट है, और ये ऐसे I4 करंट है, और ये ऐसे I5 करंट है, और आने वाला करंट कौन है? I1 है और I2 है। तो इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट भी बोल सकते हैं, इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। या फिर आने वाले को अगर प्लस बोल दोगे तो जाने वाले को माइनस बोलना पड़ेगा, तो एक तरफ जाके सारा जीरो हो जाएगा। देखो क्या लिखा हो, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट द जंक्शन ऑलवेज बी जीरो। इस बात को इतना लिख के और करके भी लिख देना ये बात भी कि द अमाउंट ऑफ करंट इंटरिंग द जंक्शन। अरे कोई भी स्टेशन, एक होता है बेगूसराय जैसे कोई स्टेशन है यहाँ पे, और बरौनी जंक्शन है, पटना जंक्शन है, तो जहाँ जंक्शन होता है वहाँ ट्रेन आती भी हो जाती भी है, मतलब समझ रहे हो ना, वहाँ से स्टार्ट भी होगा और एंड भी होगा, और जितना एंड होगा उतना स्टार्ट होगा। लेकिन स्टेशन पे ऐसा डाइवर्जन होते रहता है, स्टेशन पे ऐसा कोई नीड जरूरी नहीं कि होगा। तो जंक्शन पे मस्ट बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ करंट लिविंग द करंट लिविंग द जंक्शन, लिविंग द जंक्शन। सीधा एक बात याद रखना, और इसमें एक बात, ये एक लाइन ये भी लिखना है कि दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बात जरूर लिखना है कि दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोल रहे हैं, चार्ज। फर्स्ट लॉ चार्ज पे बेस्ड है, सेकेंड लॉ एनर्जी पे बेस्ड है। दूसरा लॉ का देखो, तो यहाँ पे लिखे हुए ना, इनकमिंग करंट क्या है? I1 प्लस I2, और आउटगोइंग करंट I3 प्लस I4 प्लस 5 दूसरा लॉ का नाम देखो क्या है, दूसरा लॉ का नाम है लूप रूल, या सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ रूल, या मेश लॉ, या वोल्टेज लॉ, है ना। KVL भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? वोल्टेज लॉ भी कहते हैं उसको, जैसे इसको KCL कह सकते हैं, किरचॉफ करंट लॉ, तो वैसे इसको KVL भी कह सकते हैं, वोल्टेज लॉ। ठीक है, इसमें क्या करना है कि एक लूप में घूम जाना है। इन ए गिवन मेश द नेट अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप ऑलवेज बी जीरो, है ना। मतलब एक लूप में घूमोगे ना तो डेल्टा भी हमेशा क्या आना चाहिए? जीरो आ जाना चाहिए। उसी बात को दूसरा तरीका से लिखा है, इन ए गिवन मेश द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करस्पॉन्डिंग करंट। अरे भाई डेल्टा भी क्या होता है? रेजिस्टेंस इंटू करंट होता है। रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू आर से निकलेगा, और बैटरी में तो यहाँ पे लिखा होता है, तो बड़ा से डंडा पीछे की तरफ जाना तो माइनस कर देना, सिंपल सा बात। तो नेट EMF प्रेजेंट इन दैट मेश, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसमें एनर्जी पे बेस्ड है और वो होता है, तो ये हो गया। ठीक है, चलो ये सब चीज़ अब तुम लोग को अगर पहले से पता है तो ठीक है ना, तो अभी समझने का कुछ होता है नहीं। ठीक है, अरे बड़ी सिंपल है भाई, देखना एक समझा देते हैं, चल लोड नहीं लेना है। देखो मान लो कि एक ऐसे सर्किट है, मान लो कि ये 2 ओम का है, ये 10 वोल्ट का बैटरी है, ये 3 ओम का है, ये 6 वोल्ट का बैटरी है। मान लो ये वाला पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट ए है। एग्जाम्पल में दे देना इसी को KVL में, कोई लेकिन KVL जब एग्जाम्पल देना तो एक बंद सर्किट ऐसे बना लेना, है ना, एक एक बैटरी और लगा लेना। KVL में अगर लिख के एग्जाम्पल तुमको देने का मन कर जाए तो एक ऐसे बंद सर्किट बना लेना, एक ऐसा सर्किट बना लेना, बंद सर्किट बना लेना, एक रेजिस्टेंस और एक बैटरी और लगा लेना। चलो है समझ में। और ABCD अब फिर से ए पे ही चलाना। तो मान लो कि ए पॉइंट का, और ये मान लो कि इसमें करंट हम अपने मन से मान लिए हैं, मान लिए हैं कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर का। एग्जाम्पल ही तो है ना, क्या है? एग्जाम्पल है। देखो करंट का डायरेक्शन इधर है ना, करंट का डायरेक्शन इधर है कि नहीं, बताओ। करंट के डायरेक्शन में ना रेजिस्टेंस पे प्लस माइनस इधर बना लेना। करंट इधर है ना तो प्लस माइनस बना लेना, लेकिन रेजिस्टेंस में ही खाली। देखो ये करंट 2 एम्पियर ऐसे आया होगा तो इसका मतलब इधर करंट आया होगा, तो इसका मतलब ये प्लस और ये माइनस। करंट के डायरेक्शन में माइनस बनता है। ठीक है, मान लो ये 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम का ले लेते हैं, ये 10 वोल्ट, 6 वोल्ट, या 8 वोल्ट का बैटरी ले लेते हैं। देखो कहीं से स्टार्ट करो, मान लो ए से स्टार्ट करना है तुम, तो तुम इसको ऐसे बना देना
कि हम ए से स्टार्ट करके ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, और ऐसे लिख लेना कि मेश ए, सबसे शॉर्ट तरीका बना रहे हैं, ए बी सी डी, यहाँ रुकना मत, ए पे चल जाना, तब ना ए से जाओगे ए पे पहुंचोगे, तो ए का वोल्टेज कितना है, वी है, फिर से ए पे पहुंच गए तो वी ए माइनस वी ए इक्वल टू कितना, जीरो, तभी ना होगा। क्लियर है बात? आ जाओ इधर। तो वी ए का पोटेंशियल कुछ लिख लिए, तो वी ए लिख लिए मान लो, है ना, जीरो लिखना होगा तुम जीरो लेके चल देना। अब आओ माइनस की तरफ जाओगे ना तो घटेगा वोल्टेज, देखो तो रेजिस्टेंस है 2 ओम और करंट है 2 एम्पियर, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तब ना वोल्टेज निकलेगा। अरे वी बराबर आई आर जानते हैं, वी बराबर क्या जानते हैं, आई आर जानते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू 2 4, तो यहाँ पे लगा लो माइनस का 4, क्यों, क्योंकि माइनस की तरफ जा रहा है। बैटरी में देखो छोटे डंडे की तरफ माइनस और बड़े डंडे की तरफ प्लस, तो बैटरी में मत करंट का मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि यहाँ तो ये वोल्ट में ही आंसर लिखा हुआ है। तो माइनस की तरफ जा रहा है तो 10 वोल्ट सीधे कर दो, माइनस का 10। फिर रेजिस्टेंस में देखो 3 एम्पियर और माइनस की तरफ जा रहा है तो 3 ओम है, सॉरी 3 ओम है और 2 एम्पियर है, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 6 वोल्ट। फिर देख ये बैटरी आया ना, लेकिन बैटरी में इस बार किधर जा रहे हैं, प्लस की तरफ, बड़ा वाला डंडा प्लस होता है, छोटा वाला डंडा माइनस, तो प्लस की तरफ ऐसे जा रहा है ना, तो जा हम रहे हैं इसे, तो प्लस की तरफ जा रहे हैं तो +6 कर दो, ठीक है। फिर बी पे पहुंच गए, भाई देख बी पे अगर पहुंच गए, तो अगर बी पे पहुंच गए तो यहाँ पे तो कुछ तार ही है, तो बी का पोटेंशियल अगर वी बी है तो वी बी और वी सी एक ही है, क्योंकि एक तार कनेक्टेड है, तो जो वी बी है यही वी सी है यही है, तो यहाँ से यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ से यहाँ खाली तार है, तो तुम सीधे यहाँ से यहाँ चल के आ जाओ, तुमको बीच में कुछ नहीं है तो सोचना नहीं है कि क्या लिखना है, कुछ नहीं है तो सीधे ऐसे ऐसे चल के यहाँ आगे। अब यहाँ है तो बैटरी आ रहा है, बैटरी देखो छोटा पे माइनस और बड़ा पे प्लस, लेकिन जा कैसे रहे हम, ऐसे ना आ रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। मतलब ए बी सी डी ए चल रहे हैं ना, तो इस डायरेक्शन में ना मेरा रास्ता है, तो माइनस की तरफ करना है तो माइनस का 8 कर दो। फिर देखो रेजिस्टेंस में क्या करेंगे, माइनस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, माइनस की तरफ जा रहे हैं तो -4 × 2 क्या हो जाएगा, -8, माइनस का फिर से 8 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, देख यहाँ पहुँच गए, बीच में कुछ नहीं है तो कहाँ पहुँच गए, फिर से वी पे पहुँच, तो इज इक्वल्स टू लगा के फिर से क्या लिख लो, वी ए लिख दो। देखो वी ए से वी ए कट गया कि नहीं, तो बाकी सारा का समेशन इज इक्वल्स टू 0 हो गया कि नहीं, यही बात इधर लिखा हुआ है देखो, कि इन ए गिवन मेश द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करेंट, रेजिस्टेंस और करंट का सब जगह सम किए, इज इक्वल टू नेट ईएमएफ प्रेजेंट इन डेट मेश। नेट ईएमएफ करने का मतलब कि देखो इसमें से कुछ वैल्यू हम निकाले हैं करंट और रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके, करंट और रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके, करंट और रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके, और कुछ वैल्यू देखो वोल्टेज से आया है, वोल्टेज से आया है, बैटरी से आया है, वही बात लिखा हुआ है सिंपल भाषा में। तुमको बहुत सिंपल करना है तो सीधे कि इन ए गिवन मेश द नेट अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप ऑलवेज बी इक्वल टू 0, ये लिख के आ जाओ, काम तुम्हारा चल जाएगा। उसके साथ ये लाइन जरूर लिख देना कि दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो चलो 70 मिनट के आसपास का ये वीडियो हो गया है, और इस वीडियो में हम इतना समझा सके हैं, तो आज के लिए इतना ही। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का एक बार तुम खाली देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ जो भी है ना, 4 साइड होता है ना, रेशियो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस होता है। इस तरह से गैल्वेनोमीटर में जब करंट नहीं फ्लो करता है तो इसको बैलेंस कंडीशन कहते हैं। तो ये सब तुम अगर पढ़ लियो तो ठीक है, ना तो अभी भी देख सकते हो पी वाई क्यू इक्वल टू R/S, और ये वी वी का और वी डी का पोटेंशियल सेम हो जाने से करंट इसमें क्या होता है, 0 होता है। इसका प्रूफ भी ऐसे यहाँ पे कर दिए हैं, ये क्वेश्चन 1 है, ठीक है। और फिर इसे यहाँ पे ऐसे घूम घूम के, है ना, यहाँ पे ऐसे आ जाओ और इस तरह से करके, और ये वाला इक्वेशन है ना, और ये इस तरह से पी वाई क्यू इक्वल टू R/S कर दिए हुए हैं। पी कौन है, पी देखो ये है, क्यू ये है, सिंपल सिंपल याद रखना, सामने सामने वाला का प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए। देखो पी के सामने एस है ना, तो पी इंटू एस बराबर ये क्यू इंटू आर होना चाहिए, तरीका है याद रखने का ये, ठीक है। उसके बाद तुमको जैसे करना है, देखो पी अगर पी एस बराबर क्यू याद रहेगा, तो पी के नीचे तुमको आर लाना है आर ले आओ, क्यू लाना है क्यू ले आओ, यहाँ पे क्यू लेके चलना है, तो और इधर आर बच गया तो एस नीचे चला जाएगा, तो R/S सामने सामने वाला का प्रोडक्ट होता है। बात क्या तुम, एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि इफ बी इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर, है ना, बैटरी यहाँ है और गैल्वेनोमीटर, कल हो कि बैटरी अगर यहाँ लगा दिए, गैल्वेनोमीटर यहाँ लगा दिए, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, अरे देन ऑल्सो इट रिमेन बैलेंस, उस कंडीशन पे भी बैलेंस रहेगा, कोई नहीं होगा। बट सिर्फ बैटरी को चेंज करने से, देखो खाली बैटरी को अगर चेंज करते ना तब बैलेंस नहीं रहेगा। मान लो कि यहाँ से बैटरी हटा के दूसरा बैटरी लगा दिया अगर, तो फिर बैलेंस नहीं हो सकता है, एक बैटरी और एक गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन है ना। चलो तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सब एग्जाम में तुम देख के चले जाना, ठीक है, कम से कम ये वाला जरूर देख लेना।
ये वाला 2 सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला एग्जाम में देख लेना, जिसका कि फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है, ठीक है ना। ये बन गया करंट का, सेल का E1 और E2 EMF है, तो E1 बाई उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 प्लस E2 बाई R2 ऐसे 1 करके ऐसे जो बना हुआ, ये फार्मूला तुम कम से कम देख के चल जाना। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन CBSE में तो है, लेकिन बिहार बोर्ड में छोड़ के चल जाना, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, जितना पढ़ा उतना बहुत है। मीटर ब्रिज वो देख लेना, बेस्ड ऑन बैलेंस भी टेस्ट ऑन। मीटर ब्रिज में कुछ नहीं करना होता है, बैलेंस से भी टेस्ट ऑन अगर समझ में आता है तो ये भी समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखो हीट प्रोड्यूस इन द रेजिस्टेंस में H बाई 10th क्लास में आता था। अरे भाई 10th क्लास का जूल हीटिंग इफेक्ट है, यानी H बराबर VIT, H बराबर I स्क्वायर RT, है ना, ये सब नहीं जानते हैं। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, तो H/T P इज इक्वल टू VI I स्क्वायर R, ये वही फार्मूला खाली देख के चल जाओ। पावर बराबर VIT I स्क्वायर RT, है ना। और एक kWh को 1 यूनिट भी कहा जाता है। 1 यूनिट एक kWh में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। सीरीज में याद रखो, सीरीज में पावर रेजिस्टेंस को उल्टा जोड़ता है। जैसे रेजिस्टेंस में सीरीज रहता है तो R1 प्लस R2 जोड़ते हैं ना, पावर में उसका उल्टा हो जाता है। और कैपेसिटेंस में भी ऐसे ही ना करते हैं। कैपेसिटेंस भी अगर दो गो कैपेसिटर भी अगर सीरीज में रहता है तो C1 C2 का फॉर्मूला 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 करते हैं। तो कैपेसिटेंस और पावर एक जैसा चीज़ होता है। और पैरेलल में भी अगर कैपेसिटेंस पैरेलल में रहेगा तो उल्टा हो जाएगा। पैरेलल में सीधे जोड़ देते हैं, सीरीज में उल्टा करते हैं। रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस से उल्टा होता है कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस जैसा है रेजिस्टेंस में पावर, याद रखना, ठीक है। पावर रेटिंग, पावर वोल्ट होता है, रेजिस्टेंस R(V²/P), एक बल्ब पे लिखा होता है वोल्टेज और पावर, उससे रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया जाता है। कुछ नोट पॉइंट है, द बल्ब हैविंग हाई वोल्टेज हैविंग लो रेजिस्टेंस, जिसके पास वोल्टेज ज़्यादा होगा उस पर रेजिस्टेंस कम होगा, याद रखना। द बल्ब हैविंग हाई वोल्टेज हैविंग लो रेजिस्टेंस, वोल्टेज ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, सिंपल सा बात। द बल्ब हैविंग लो वोल्टेज हैविंग हाई रेजिस्टेंस, जिसका वोल्टेज कम, उल्टा है, उल्टा बात है और क्या। अरे भाई उल्टा है, ठीक है, क्या है, उल्टा। When two bulb of different voltage are connected in parallel, which will glow more? देख भाई पैरेलल में क्या होता है, सेम होता है वोल्टेज ना, तो इसलिए फार्मूला लगाएगा P बराबर V²/R। तो अगर तुम्हारे पास जिसका पावर ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि वोल्टेज सेम है, तो हाई वाट बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। लेकिन यही चीज़ अगर सीरीज में लगाओगे, ये 3 नंबर और 4 नंबर बात याद रखो, बाकी 1 2 को छोड़ दो। When two bulb of different voltage are connected in series, low watt bulb will glow more। क्यों? क्योंकि देख सीरीज में तो करंट सेम होता है ना, तो पावर के लिए ये वाला फार्मूला लगाओगे। तो करंट सेम है तो रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो पावर ज़्यादा होगा, जिसके पास रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसके पास पावर ऐसे क्या है, ज़्यादा है। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा अगर है, मतलब पावर अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ऐसे देखो पावर अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो हाई वाट बल्ब का तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वोल्ट मतलब ग्लो नहीं करेगा, ग्लो करेगा तभी जब कम रेजिस्टेंस होगा। तो लो वाट बल्ब ज़्यादा ग्लो करता है, याद रखना। सीरीज में लो वाट बल्ब और क्या बोलते हैं, पैरेलल में हाई वाट बल्ब ग्लो करता है। इतना तक क्लियर है। इस तरह से एक लास्ट, चलो हो गया। EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस देख लो। EMF क्या होता है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी एक पोटेंशियल डिफरेंस ही है अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल। सेल के टर्मिनल में बोले थे ना, व्हेन इट इज डिलीवरिंग नो करंट, दैट इज व्हेन द सेल इज इन द ओपन सर्किट। कम से कम इतना बात, कम से कम बात याद रख लो EMF में, कि ओपन सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को EMF कहते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल व्हेन इट इज डिलीवरिंग करंट द सेल सर्किट इज क्लोज्ड। एक्चुअल में पोटेंशियल, अभी हम एक सर्किट बनाए थे तो क्या बोले थे कि रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस में एक्चुअल में जो होता है ना, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जैसे ही बात की, इस बात का मतलब है कि सर्किट ऐसे क्लोज होगा। भाई बिना बैटरी के रेजिस्टेंस में क्या काहे कुछ देखने जाएंगे, ठीक है ना। चलो, तो इट डिपेंड अपॉन सर्किट रेजिस्टेंस, बोले थे ना, सर्किट रेजिस्टेंस, यही सर्किट रेजिस्टेंस एंड सर्किट करंट। और इसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ सर्किट। अरे मार्केट से जो खरीद के लाते हैं ना बैटरी, और उस पर जो ऐसे लिखा हुआ होता है 1.5 वोल्ट, वो EMF है। तो मार्केट से खरीद के लाए हैं तो उसको बाहर वाले सर्किट से क्या लेना देना है, अभी सर्किट में उसको यूज भी नहीं किए हैं, तो उससे बाहर वाले सर्किट से कोई लेना देना नहीं। तो इंडिपेंडेंट ऑफ सर्किट रेजिस्टेंस से इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एंड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट। एक बात याद रखना कि भाई सेल बना होगा तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोड्स से बना होगा, तो इसके नेचर पे तो डिपेंड करेगा ही नहीं, क्योंकि तो खुद ही सेल है, ठीक है।
इट मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस। ये कोई बाहरी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने का काम करता है। देखो ना, ये है पोटेंशियल डिफरेंस, V और 0 लिखे हुए ना, इसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये कहाँ है, एक्सटर्नल सर्किट पे मेंटेन किया गया है। इस मेंटेन करवाने के लिए इसी का ना काम पड़ रहा है, E, है ना। और रेजिस्टेंस लगाते हैं तो V बराबर फॉर्मूला हो जाता है E माइनस आई आर, ये भी जानते हैं। रेजिस्टेंस लगाते हैं तो V बराबर E माइनस आई आर, बाई डिफॉल्ट यही होता है फॉर्मूला जनरली, V बराबर E माइनस, क्योंकि हमेशा ऐसा ही सर्किट देखने को मिलता है जनरली, है ना। तो इसको डिस्चार्जिंग केस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डिस्चार्जिंग केस भी कहते हैं। इट इज ग्रेटर देन V, अरे सिंपल सा बात है भाई, अगर तुमको ये रेजिस्टेंस चलाना है, रेजिस्टेंस को चलाने के लिए 10 वोल्ट का जरूरत पड़ेगा, तो बैटरी तो तुम जरूरी है कि 12 वोल्ट का लगाओगे। तो सिंपल याद रखना कि ये जो है पोटेंशियल से बड़ा होता है ना। अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 मान लिया जाए सेल का, तो बराबर भी मान सकते हैं। एंड इट कॉजेज करंट टू फ्लो इन द सर्किट, और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो करता है, ठीक है ना। इट इज ग्रेटर देन V, इट इज ग्रेटर देन V, इट इज लेस देन E, उसी बात का उल्टा लिखा हुआ है कि E जो है लेस देन V होता है। सिंपल से देखो ना यहाँ, V बराबर E माइनस आई आर है कि नहीं, तो V बराबर E माइनस आई आर अगर लिखा हुआ है तो सिंपल देखो E बराबर क्या हो जाएगा, V प्लस आई आर, तो कुछ जुड़ रहा है कि नहीं। लेकिन अगर सोचो कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा तो E बराबर V हो जाएगा कि नहीं। तो याद रखना, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का 0 मान लिया जाए, जो कि होता नहीं, तो आइडियल सेल कहला जाएगा। इसको क्या कहेंगे, आइडियल सेल। तो आइडियल सेल में जितना इनपुट उतना ही आउटपुट, याद रखना। और ये इनपुट है और ये आउटपुट है, ये है क्या, आउटपुट। तो द टर्म EMF इज फॉर सोर्स ऑफ वोल्टेज, सोर्स ऑफ वोल्टेज है ना, वोल्टेज का सोर्स है ना ये, इनपुट सोर्स का मतलब क्या, इनपुट, सोर्स का मतलब इनपुट। अ पोटेंशियल डिफरेंस इज द वोल्टेज बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन ए क्लोज्ड सर्किट। भाई कौन सा 2 पॉइंट, जहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगा वही ना। एक ही सर्किट में सारा कहानी खत्म। EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में बता दिए। इस तरह से फिर से ये रिपीट हो गया, छोड़ दो इसको। इस तरह से कंप्लीट करंट इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ा दिए हैं। इतना से ज़्यादा कुछ मत पढ़ो, टेंशन मत लो। एक पोटेंशियोमीटर का हम वीडियो अलग से बना के डाले हुए हैं, वो देख लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी का तुम्हारा काम खत्म हो गया।